हेलो एवरीवन, माय वॉइस इज ऑडिबल। प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें कि वॉइस ऑडिबल है, तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, डन। तो कल कल हम जो डिस्कस कर रहे थे, कल हमने प्रोविजनल एस्पेक्ट पे बात कर ली थी। लॉ रिलेटेड जो भी मैटर्स है कल हमारे कंप्लीट हो गए थे। कल हम लोगों ने सेक्शन रिलेटेड बात कर ली थी। कल हमने जो सेक्शन 59 से हमारा सफर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने सेल्फ असेसमेंट की बात की थी। देन आफ्टर वी टॉक अबाउट प्रोविजनल असेसमेंट, और उसके बाद में हम लोगों ने असेसमेंट ऑफ नॉन रिटर्न फाइलर्स, और उसके बाद में हम लोगों ने असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन की भी बात की थी। स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न सेक्शन 61 के अंदर कैसे होती है, उसके प्रोसीजर के बारे में भी कल के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पर सेक्शन 73 और 74 की भी बात की थी, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि कहां पर असेसी को डिपार्टमेंट ये मांगता है कि आप फ्रॉड कर रहे हो, आप मिस स्टेटमेंट कर रहे हो, आपने कोई सप्रेशन ऑफ फैक्ट किया है। ये सारे प्रोसीजरल पार्ट, ये सारे लॉ रिलेटेड मैटर, सारे सेक्शन कल हमने देखे थे। आज के सेशन में हम लोग इनको कैसे प्रैक्टिकली एप्लीकेबल कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कैसे रिप्लाई ड्राफ्ट कर सकते हैं, जो भी वेरियस डिपार्टमेंटल नोटिसेज आ रहे हैं उनके रिप्लाई कैसे फ्रेम कर सकते हैं, वो सारी की सारी बातें आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इस पूरे वीडियो सेशन की, कल वाले सेशन की और आज के सेशन की, आप रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। उस रिकॉर्डिंग को लेने के लिए आपको टेक्स्ट गुरु की ऑफिशियल मेल आईडी पर info@textguru.in पर एक मेल डालना होगा, जिसके अंदर आपको आपकी ऑर्डर आईडी और आपकी जीमेल आईडी वहां पर शेयर करनी होगी। ये दो इन्फॉर्मेशन अगर आप वहां पर शेयर करते हैं तो संडे को इवनिंग तक आपके पास में इन सेशन की रिकॉर्डिंग आ जाएगी, ताकि आप फ्यूचर में भी इसे यूज कर पाएंगे। जैसा कि आज कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से कुछ पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, या कल भी कुछ लोगों के कनेक्शंस जो है ब्रेक हुए थे, उनके मेरे पास मैसेजेस आए थे, तो उनको पर्सनली भी हम लोग कम्युनिकेट कर देंगे। और यहाँ पर आपके साथ भी मैं शेयर कर रहा हूँ कि आप अपनी जीमेल आईडी और जो ऑर्डर आईडी है वो टेक्स्ट गुरु की मेल आईडी पर डाल दें। इसी के साथ इस ऑनलाइन कोर्स का एक टेस्ट होने वाला है। वैसे सर्टिफिकेट के लिए कोई टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, बट आपको आपके नॉलेज को अप्रिशिएट करने के लिए, आपको आपके नॉलेज को एनहांस करने के लिए वो टेस्ट जरूर देना चाहिए, ताकि यहाँ पर आपको जो भी इश्यूज आ रहे हैं जब आप टेस्ट देंगे तो कई सारी चीजें आपके सामने आएगी कि कौन कौन से फैक्टर आपको समझ नहीं आए हैं, तो हम लोग पर्सनली उनके ऊपर बात कर सकते हैं, पर्सनली उनको डिस्कस कर सकते हैं। इसी के साथ कल के सेशन से रिलेटेड कुछ क्वेरीज मेरे पास में आई थी, आज के सेशन में हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। वैसे वो क्वेरीज प्रैक्टिकल ही थी, तो प्रैक्टिकल वो सारी चीजें आज के सेशन में ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी। आज के सेशन से रिलेटेड आपके पास में कोई भी क्वेरी हो, आपको कोई भी डाउट आता है, तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप के ऊपर आप जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पर मुझे शेयर कर सकते हैं, तो हम लोग पर्सनली आपके वो क्वेरी सॉल्व कर देंगे। ओके सर, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेक्शन रिलेटेड सारे इश्यूज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लीट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में, कि प्रैक्टिकली कैसे हमको नोटिस से डील करना है, जो हमारी ऑडिट आएगी उससे कैसे डील करना है, जो स्क्रूटनी आएगी उससे कैसे डील करना है, और कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज आज मैं आपके साथ इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिपार्टमेंटल नोटिसेस की, जो अभी आ रहे हैं, चाहे वो सेक्शन 61 के हो, चाहे वो सेक्शन 62 के हो, सेक्शन 63 के हो। अब तो अगर मैं सेक्शन भी बोलूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ आ जाएगा कि मैं कौन सी सेक्शन की बात कर रहा हूं। ओके, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि रीजंस क्या है, डिपार्टमेंटल नोटिसेस आते क्यों हैं, आपके पास में वो लेटर आता क्यों है डिपार्टमेंट का, उसके पीछे का क्या लॉजिक है। तो सबसे पहला रीजन है कि अगर आपने अपने जो जीएसटी की रिटर्न फाइल किया, अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर हैं, तो आपने अपना जीएसटीआर 1 फाइल किया होगा, या फिर आपने अपना जीएसटीआर 3B फाइल किया होगा, तो आपके जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में अगर डिफरेंस होता है तो उस केस में आपके पास में नोटिस आएगा। अब सर कई बार क्या होता है कि जब हम हमारा जीएसटीआर फाइल करते हैं, जीएसटीआर 3B हमारे क्लाइंट का फाइल करते हैं, उसके अंदर हम आउटपुट टैक्स डिक्लेयर करते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी डिक्लेयर करते हैं। जब आप जीएसटीआर 3B का फॉर्मेट देखते हैं, वैसे तो मैं खुद जीएसटी के रिटर्न्स में डील नहीं करता हूं, मैं केवल लिटिगेशन वाला पार्ट देखता हूं, बट जब इनिशियल स्टेज पे हमने इस पे डिस्कस किया था, और आज भी जब रिटर्न को हम लोग देखते हैं, तो कई सारी चीजें हैं, हम लोग रिटर्न को केवल मेयर फाइल कर देते हैं, केवल वहां पे डेटा पुट कर देते हैं, लेकिन उसकी कभी भी अच्छे से स्टडी नहीं करते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल लूं, जब हम लोग हमारा जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं,
तो हम सबसे पहले आउटवर्ड सप्लाई डालते हैं, अपना आउटवर्ड सप्लाई डिक्लेयर करते हैं, उसके टैक्स के फिगर डालते हैं, आउटपुट टैक्स के IGST, CGST, SGST। उसके बाद वहां पर जीरो रेटेड सप्लाई होती है, नील रेटेड सप्लाई होती है। उसके बाद में वहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉलम आता है, RCM, इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू बी रिवर्स चार्ज। उस रिवर्स चार्ज के अंदर CGST लगेगा, SGST लगेगा या फिर IGST लगेगा, ये मैटर डिबेटेबल है। पॉइंट डिस्कस करते हैं, जैसे हम लोग फ्राइट के ऊपर RCM पे करते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे करते हैं। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हमें सेल्फ इनवॉइसिंग बेसिस पे प्रिपेयर करना होता है, पे करना होता है। मतलब हमें सेल्फ इनवॉइस प्रिपेयर करनी होती है, सेल्फ इनवॉइस बनाते हैं, हम खुद ही उसके ऊपर टैक्स का पेमेंट करते हैं और खुद ही इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करते हैं। यही करते हैं हम लोग GSTR 3B में। ऊपर हम लोग जहां पर इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज के अंदर आउटपुट टैक्स पे करते हैं और ITC वाले कॉलम के अंदर हम जाकर के इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि इसके ऊपर IGST लगना चाहिए, CGST लगना चाहिए, SGST लगना चाहिए? क्योंकि जब मैं फ्राइट पे कर रहा हूं, जो मेरे पास में ट्रांसपोर्टर की बिल्टी आई है, मान लो उसके ऊपर गुजरात का एड्रेस लिखा हुआ है, गुजरात का ट्रांसपोर्टर है, लेकिन यहां पर मैंने टैक्स का पेमेंट कैसे किया है? मैंने यहाँ पर सेल्फ इनवॉइसिंग की है, खुद से इनवॉइस बनाई है, खुद से आउटपुट पे किया और खुद से इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम की है। फिर भी हम लोग उस ट्रांसपोर्टर का एड्रेस देखते हैं और उसका एड्रेस गुजरात का है और मैं राजस्थान का हूं, तो फिर मैं ये समझता हूं कि ये तो इंटरस्टेट सप्लाई है और इसलिए मैं वहां पर IGST आउटपुट पे करता हूं और IGST की ही इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेता हूं। लेकिन क्या यहां पर मैं सेल्फ इनवॉइसिंग नहीं कर रहा हूं? क्या खुद से इनवॉइस बना रहा हूं? मतलब दैट मींस मैं यहीं पर ही सर्विस ले रहा हूं, यहीं पर ही उसके आउटपुट का पेमेंट कर रहा हूं और यहीं पर ही इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम कर रहा हूं। तो क्या CGST और SGST नहीं लगना चाहिए? तो ये पॉइंट डिबेटेबल है कि यहाँ पर CGST, SGST लगना चाहिए या फिर IGST चार्ज होना चाहिए। लेकिन जो मोस्ट फेवरेबल कंसर्न है, जो जिसके साथ हम जा सकते हैं, वो है कि हमें CGST और SGST चार्ज करना चाहिए RCM के केस में, क्योंकि यहां पर अगर कोई भी लिटिगेशन होता है तो हम क्लियर कट यहां पर अपने फेवर के अंदर अपना कंटेंशन रख सकते हैं कि सर हमने CGST और SGST इसलिए पे किया क्योंकि हम सेल्फ इनवॉइसिंग कर रहे हैं, खुद से ही इनवॉइस बना रहे हैं, खुद से ही आउटपुट पे कर रहे हैं और खुद ही इनपुट क्लेम कर रहे हैं। तो मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई तो जहां पर मैं रजिस्टर्ड हूं, दैट मीन्स अगर मैं राजस्थान में रजिस्टर्ड हूं तो मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई तो राजस्थान ही रहने वाली है। तो इसलिए यहां पर CGST और SGST ही लगेगा और CGST और SGST लगाकर हमें RCM पे करना चाहिए। ये छोटा सा इश्यू है, पर जब लिटिगेशन आएगा तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत यहां पर हो सकती है, क्योंकि अगर हमने IGST वहां पर लगा करके IGST का पेमेंट कर दिया और जब भी डिपार्टमेंटल स्क्रूटनी आएगी तो आप ये देखते हैं कि IGST, जब हम लोग सेट ऑफ रूल्स देखते हैं तो CGST SGST आपस में सेट ऑफ नहीं होती है, लेकिन IGST से आप किसी भी हेड को सेट ऑफ कर सकते हो। एम आई राइट? तो जब आप IGST से किसी भी हेड को सेट ऑफ कर सकते हो तो डिपार्टमेंट आपको ये बोलेगा कि यहाँ पर आपका इंटेंशन ये था कि आप IGST में इसलिए RCM पे कर रहे हो ताकि आपके पास में IGST की इनपुट आ जाए और आप उसको किसी से भी सेट ऑफ कर सको और डिपार्टमेंट यहां से आपसे डिमांड निकाल सकता है। वैसे ये डिबेटेबल है, IGST पे करना भी सही हो सकता है, उस समय डिपार्टमेंटल अथॉरिटी का माइंडसेट क्या है, बट अगर हम लोग किसी भी लिटिगेशन से बचना चाहें तो हम सीधा है CGST SGST पे करें और CGST SGST की इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लें, ताकि हम ये कह सके कि सेल्फ इनवॉइसिंग है इसलिए हमने C और SGST पे किया है। ओके सर, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे रीजन क्या है नोटिस आने का, कि GSTR 3B और GSTR 1 में डिफरेंस होता है। अब सर एक बार आप देखें, GSTR 3B के अंदर जब हम हमारी इनपुट क्लेम करते हैं, ITC क्लेम करते हैं, फिर वहां पर नीचे रिवर्सल होता है, रिवर्सल अंडर रूल 42, 43 और अदर ITC रिवर्सल 17(5) का भी रिवर्सल होता है। अब कई बार क्या होता है कि हमारे जो परचेज रिटर्न होते हैं, सॉफ्टवेयर ऑटो कॉन्फ़िगरेटेड होते हैं, सॉफ्टवेयर में कई सारी चीजें जो है वो दिक्कत है, जहां पर वो ऑटोमेटिकली कुछ डेटा ट्रांसफर कर देते हैं और वो डेटा हम हमारे जो भी टैक्स कंसल्टेंट है, CA है, या फिर हम एज अ CA इस वेबिनार को ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमारे पास में जो डेटा आता है, कई बार रिवर्सल के अंदर कुछ फिगर लिखा हुआ होता है, हम ये सोचते हैं कि ये फिगर रिवर्सल का है और हम उसे रिवर्स कर देते हैं GSTR 3B के अंदर, जबकि होता क्या है, वो परचेज रिटर्न रिलेटेड अमाउंट होता है। तो यहां पर हमें करना क्या है कि क्लाइंट को ये बोलना है, क्लाइंट के सिस्टम को भी वेरीफाई करना है, हमें क्लाइंट को ये बोलना है कि आप जो हमें इनपुट की डिटेल भेज रहे हो ना, परचेज की डिटेल भेज रहे हो ना, उसमें से परचेज लेस हो जाएगा, उसके बाद में जो नेट परचेज का फिगर आ रहा है, मेरा वही फिगर मेरा ऑल अदर ITC के अंदर आना चाहिए। रिवर्सल तो जो रूल्स के अंदर हो रहे हैं वो वाले रिवर्सल हम डालेंगे, या फिर 17(5) के रिवर्सल है वो वाले वहां पर डालेंगे, हम किसी भी तरह के परचेज रिटर्न को रिवर्सल में शो नहीं करेंगे।
क्योंकि हमें हमारी ऑल अदर आईटीसी के अंदर जो परचेज है वो लेस रिटर्न ही शो करनी है, वहां पे नेट फिगर ही हमें शो करना है। तो एक छोटी सी गलती जो कई बार होती है, हम भी शायद इग्नोर कर देते हैं। तो जब भी हम हमारे क्लाइंट का जीएसटीआर 3B फाइल करें तो जीएसटीआर 3B के साथ उससे उसका परचेज परचेज रजिस्टर की भी डिमांड कर लें, ताकि जैसे ही हमारे पास में परचेज रजिस्टर आएगा तो हमको लगेंगे तो केवल 2 मिनट हम उसे देख पाएंगे कि क्या परचेज है, क्या परचेज रिटर्न है, और जो फिगर आ रहा है वो प्रॉपर है या फिर नहीं है। जब इतना वेरिफिकेशन हो जाएगा तो जो रिटर्न जाने वाला है हमारे क्लाइंट का वो एकदम परफेक्ट जाने वाला है। ये छोटी सी चीज, ये छोटी छोटी बातें हैं जो फ्यूचर में बहुत बड़े लिटिगेशन बन जाते हैं, इसलिए हमें इन्हें ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात कर रहे थे जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में डिफरेंस की। तो सर यहाँ पर हम लोग जीएसटीआर 1 के अंदर क्या करते हैं, अनरजिस्टर्ड सेल्स। मैं आज इस सेशन में वो टेक्निकल इश्यूज लेने वाला हूं जिससे रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ये कई सारे केस डिपार्टमेंट में पेंडिंग पड़े हैं, ये इश्यूज अभी आए हैं, इसीलिए मैं आज इस सेशन में वो सारे के सारे इश्यूज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ताकि हमारे क्लाइंट के केस में ये वाली गलतियां रिपीट नहीं हो, और अगर हमने ये गलतियां रिपीट कर ली है तो हम उन्हें टाइमली वे के अंदर रेक्टिफाई कर लें। ओके, तो यहाँ पर जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में और डिफरेंस कैसे आ सकता है, हम हमारे जीएसटीआर 1 के अंदर B2CS की जो आउटवर्ड सप्लाई है वो डिक्लेयर करते हैं, वहां पर इंट्रा स्टेट की भी आती है और इंटर स्टेट की भी आती है। और जब हम लोग हमारा जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं तो उसके अंदर भी जो इंटर स्टेट वाली आउटवर्ड सप्लाई है जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को अपन ने की है, वो सप्लाई हम लोग सेपरेटली जीएसटीआर 3B के अंदर मेंशन करते हैं, ओनली इंटर स्टेट वाली। अब क्या होता है, हम लोग जब जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 को मैच करवाते हैं तो हम केवल आउटवर्ड सप्लाई के फिगर्स मैच करवा लेते हैं, हम उस अनरजिस्टर्ड सेल्स के फिगर को मैच ही नहीं करवाते। और कई बार क्या होता है कि जीएसटीआर 1 जाने के बाद जीएसटीआर 3B में कई पार्टीज, जो हमारा क्लाइंट है वो उसको अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड करता है और रजिस्टर्ड से अनरजिस्टर्ड करता है, उसकी वजह से वहां पर डिफरेंस आता है। क्यूमुलेटिव फिगर मैच होता है लेकिन अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड के अंदर डिफरेंस चल रहा होता है। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी हम ऐसा करें तो हम पहले हमारे क्लाइंट के जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 के अंदर जो अनरजिस्टर्ड सेल्स हैं उसको मैच करवा लें। इंटर स्टेट सेल्स, वैसे हम जिस सॉफ्टवेयर से भी अपना रिटर्न फाइल करते हैं, जो भी रिटर्न होगा, जो भी सॉफ्टवेयर होगा, या फिर मैनुअली हम पोर्टल पर जाकर के रिटर्न फाइल करते हैं, तो हमारी ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारे क्लाइंट का जीएसटीआर 3B की अनरजिस्टर्ड सेल्स और जीएसटीआर 1 की अनरजिस्टर्ड सेल्स जो इंटर स्टेट है दोनों को ही मैच करवा लें। दोनों जब मैच होगी, ऊपर क्यूमुलेटिव फिगर मैच होगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट एज पर टू बी मैच होगी, उस केस में हमारा जो जीएसटीआर 3B जाने वाला है वो एकदम परफेक्ट चला जाएगा, फिर उसमें कोई भी इश्यू नहीं आएगा। तो इस तरह से जब हमारा जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B मैच होगा तो हमारे पास कोई डिपार्टमेंटल नोटिस इससे रिलेटेड आने का क्वेश्चन ही नहीं है। और मान लो अगर कोई नोटिस आ भी गया तो हम पूरी तरह से उसका रिप्लाई फ्रेम करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी सी गलतियां जो हम लोग करते हैं, जो हमें नहीं करनी है, उसके लिए ये पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस किया। देन सेकंड जो रीजन है जिसके लिए डिपार्टमेंटल नोटिस आते हैं वो है डिफरेंस बिटवीन ऑडिटेड सेल्स एंड जीएसटी सेल्स। सर, हम जब टैक्स ऑडिट फाइल करते हैं या फिर कंपनी ऑडिट, जो भी ऑडिट एप्लीकेबल है हमारे क्लाइंट के केस में, उस ऑडिट में जो सेल्स का टर्नओवर जा रहा है और जो जीएसटी में हमने सेल्स दी है, दोनों हमेशा टैली होनी चाहिए। अब मान लो किसी रीजन से वहां पर डिफरेंस आ रहा है, बिकॉज डिफरेंस के रीजन क्या हो सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट जब हम लोग देखते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में केवल सेल्स होती है, जबकि कई सारे क्लाइंट के केस में जो डिस्काउंट रिलेटेड डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, या फिर इंटरेस्ट रिलेटेड इनवॉइसेस है, या फिर इंटरेस्ट रिलेटेड क्रेडिट नोट है, या फिर अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का एग्जांपल लूं, पेट्रोल पंप वाली इंडस्ट्री का एग्जांपल अगर हम लोग लें, तो वहां पर क्या होता है, कई सारे एएमसी चार्जेस होते हैं, कई सारे जो स्वाइप मशीन होती है उसके चार्जेस होते हैं, उसके ऊपर भी वो लोग जीएसटी पे करते हैं। तो उस केस में होता क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट में तो उनकी केवल सेल्स वाला पार्ट आता है, लेकिन जो अदर पर्टिकुलर्स होते हैं वो उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाते हैं। तो उस केस में होगा क्या, जो आपकी ऑडिटेड सेल्स है और जो सेल्स आपने आपके जीएसटीआर 3B रिटर्न के अंदर दी है, दोनों के अंदर वेरिएशन चलेगा, दोनों के अंदर डिफरेंस चलेगा। तो उसका हमें एक प्रॉपर रिकंसिलेशन बना के रखना है, और अगर पॉसिबल हो तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के साथ उसे अटैच कर देना है। और जब हम हमारा जीएसटीआर 99C फाइल करते हैं, एनुअल रिटर्न, तो जीएसटीआर 9C के अंदर फर्स्ट टेबल यही होती है जिसके अंदर हम लोग हमारी ऑडिटेड सेल्स को जीएसटी की सेल्स के साथ रिकंसाइल करवाते हैं। वहां पर 15 पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स के अंदर हम रिकंसाइल करवाते हुए चलते हैं, और एट द एंड जो भी डिफरेंस बचता है उसके लिए हमें नीचे नोट लगा देना चाहिए।
तो इस तरह से हमें हमारी ऑडिटेड सेल्स और जीएसटी की सेल्स को मैच करवाना चाहिए। अगर हमारा क्लाइंट हो सकता है जीएसटी का काम हमसे करवा रहा है, टैक्स ऑडिट कहीं और से करवा रहा है, तो हम हमारे क्लाइंट को ये कंसल्ट कर सकते हैं कि जब आपकी टैक्स ऑडिट हो रही है तो जो भी आपका ऑडिटर है आप उसे ये बोलें कि आप हमारी सेल्स को जीएसटी की सेल्स से जरूर मैच करवा लें। अगर उसके बीच में कोई डिफरेंसेस है, हो सकता है कि कुछ लास्ट ईयर के एडजस्टमेंट हो, कुछ नेक्स्ट ईयर में आपने चेंजेस करवाए हैं, तो उनको आप प्रॉपरली रिकंसाइल कर ले, प्रॉपरली अपने नोट में ले ले और कोशिश ये करें, क्योंकि अब तो अपने पास में प्रॉपर टाइम मिलता है, जिस फाइनेंशियल ईयर का जो भी एडजस्टमेंट है उसी फाइनेंशियल ईयर में कर ले, ताकि कोई डिफरेंस वहां पर आए ही नहीं। ओके क्योंकि डिपार्टमेंटल अथॉरिटी जब भी कोई भी ऑडिट लेती है, चाहे वो डिपार्टमेंटल ऑडिट हो चाहे वो स्क्रूटनी का नोटिस हो, सबसे पहले वो आपसे आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल्स मांगती है और उन ऑडिटेड फाइनेंशियल के बेस के ऊपर वो निकालती है कि आपकी सेल्स में ये वेरिएशन है, आपके अदर पर्टिकुलर्स ये है। वो लोग जब भी ऑडिट में आपका केस लेंगे, आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से, आपके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से कुछ ऐसे पर्टिकुलर्स को वो फाइंड आउट करेंगे जिनके ऊपर जीएसटी पे किया जाना था बट आपने नहीं पे किया, तो वहां पर वो आपसे डिमांड करने वाले हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो ऑडिटेड सेल्स है और जो जीएसटी के रिटर्न के अंदर हमारी सेल्स गई है, दोनों प्रॉपर्ली टैली हो जाए, उन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं हो। जो थर्ड रीजन है जिसके लिए डिपार्टमेंटल अथॉरिटी हमें नोटिस इश्यू कर सकता है, वो है डिफरेंस बिटवीन जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 2A, जीएसटीआर 2B। सर फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19, 19, 20 के केस में तो हमारे पास में गुजरात हाईकोर्ट का भी डिसीजन है, अदर हाईकोर्ट्स के भी डिसीजन है, जहां पर अगर हम लोग सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 की जो कंडीशंस है वो फुलफिल कर रहे हैं, तो उस केस में हम उसे ग्राउंड बना करके वहां पर ये कंटेंशन कर सकते हैं कि हमने 16 सबसेक्शन 2 की सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया है। अब हमारा जीएसटीआर 2B से अगर मेरी इनपुट में कुछ वेरिएशन आ रहा है, तो हो सकता है वो मेरे नेक्स्ट मंथ में क्लेम हो गई हो, या फिर हो सकता है वो मेरे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड हो, तो उस केस में हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर फाइनेंशियल ईयर 2021, 21, 22 या फिर आगे की बात है, तो यहां पर हमारी इनपुट जीएसटीआर 2A से मैच होनी चाहिए। और अगर जनवरी 2022 से बात करें तो हमें 2B को प्रॉपरली फॉलो करना है। तो सर अभी आज से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे क्लाइंट की अकाउंटिंग के अंदर थोड़े से चेंजेस करवा सकते हैं। उससे क्या होगा, जो हमारी आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट बुक्स में है और जो हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर 2B पोर्टल के ऊपर शो हो रही है, दोनों मैच हो जाएगी। उसके लिए करना क्या होगा, वरना क्या होगा कि अगर हमने मान लो हम जब हमारे क्लाइंट का रिटर्न फाइल कर रहे हैं और हमने मेयर जीएसटीआर 2B की इनपुट के साथ ही उसका रिटर्न फाइल कर लिया, तो बुक्स और जीएसटीआर 2B के अंदर डिफरेंस चलेगा। और जब भी कोई डिपार्टमेंटल नोटिस आएगा और उसने अगर आपके बुक्स का जो इनपुट का क्लोजिंग बैलेंस है और आपके पोर्टल का क्लोजिंग बैलेंस है, उन दोनों को मैच करवाया और वहां पर अगर डिफरेंस आता है, तो आपके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि क्लाइंट को ये बोलना है कि 13th को नाइट के अंदर आपका जीएसटीआर 2B जो है ऑटो जनरेट हो जाता है पोर्टल के ऊपर। आप या तो क्लाइंट को खुद को ऐसा ट्रेन कर दे कि वो खुद से पोर्टल पे जाके जीएसटीआर 2B को डाउनलोड कर ले। उस जीएसटीआर 2B की जो एंट्रीज है, उसका जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसके अंदर टैली करवाएं। वैसे अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा है, क्वांटम है ट्रांजेक्शन का, तो सॉफ्टवेयर खुद कैपेबल है, सॉफ्टवेयर में मैचिंग वाले टूल्स सारे सॉफ्टवेयर के अंदर इनबिल्ट है। तो केवल उस कॉन्फ़िगरेशन को हमें चेक करना है, सॉफ्टवेयर खुद से जीएसटीआर 2B और आपके बुक्स को मैच करवा देगा। और जो एंट्री आपके मिसमैच में आ रही है, ऐसी एंट्रियां जो आपके 2B में शो नहीं हो रही है लेकिन आपके परचेज में है, तो उसकी आईटीसी को आपको किस में डाल देना है, एक एडिशनल एंट्री आपको मंथ एंड में करनी है और उस आईटीसी को आप अनक्लेम्ड आईटीसी के अंदर डाल दो। जैसे ही आप अनक्लेम्ड आईटीसी का खाता लगा दोगे, अनक्लेम्ड आईटीसी का एक अलग अकाउंट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ जाएगा। तो नेक्स्ट मंथ में जब भी आपका क्लाइंट आपको जीएसटी का रिटर्न भेजेगा और आप वापस उसे जीएसटीआर 2B भेजोगे या फिर जीएसटीआर 2B वो पोर्टल से डाउनलोड करेगा और वो एंट्रीज अगर उसको वहां पे मिल जाती है, ज्यादा डिफरेंस वैसे नहीं होगा। अगर उसके हजारों ट्रांजेक्शन है तो उस केस में भी 10 से 15 ट्रांजेक्शन ऐसे होंगे जो बुक्स और 2B में नहीं मिल रहे होंगे। तो इस केस में उसे क्या करना है, उन एंट्रीज को टिक करके उन एंट्रीज को जो उसने अनक्लेम्ड आईटीसी में फिगर डाले थे वो वापस सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी में डाल देने हैं, ताकि उसके बुक्स का बैलेंस और पोर्टल का बैलेंस भी मैच होगा और जितनी आईटीसी उसकी 2B में शो हो रही है उतनी ही आईटीसी वो क्लेम कर पाएगा और सारी कैलकुलेशन भी उसके सिस्टम के अंदर ऑटो रिकॉर्डेड होगी। ये एक प्रॉपर सिस्टम है जिसके थ्रू हम हमारे जीएसटीआर 2B की इनपुट और हमारे बुक्स की इनपुट को मैच करवा सकते हैं और रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास में है
कि जो इनपुट हमारे जीएसटीआर 2B में शो हो रही है, हम क्लाइंट की वही इनपुट क्लेम करते जाए और क्लाइंट को बोलते हैं कि आप अपने परचेज में जैसी भी एंट्रियां कर रहे हैं, जो जो आपके पास में परचेज की इनवॉइसेज आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी बुक्स के अंदर एंट्रीज कर दो। और फिर एक अपन पीरियड डिसाइड कर ले कि 6 मंथ या फिर 3 मंथ्स, उसके अंदर अपन क्या करें, क्लाइंट की बुक्स और जीएसटीआर 2B को मैच करवाएं और जो भी एंट्रीज पेंडिंग है अब वो हम लोग अपने पोर्टल में क्लेम कर लें एज पर बुक्स, अगर वो 2B में आ गई है तो। बट इस प्रोसेस में होगा क्या, यहाँ पर खूब सारे मिसमैच आ जाएंगे, आपको बहुत सारी जो है दिक्कत होगी, बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज भी आएंगे। तो सबसे बेस्ट वे तो ये है कि आप अपने बुक्स के अंदर एक अकाउंट लगाएं अनक्लेम्ड आईटीसी का, उसके अंदर ऐसी आईटीसी जो आपके जीएसटीआर 2B में नहीं आई है वो आप वहां पर डाल दें, और नेक्स्ट मंथ जैसे ही वो आए वो वापस आईटीसी, सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर एसजीएसटी जो भी हेड है उसके अंदर आप वो ट्रांसफर कर सकते हैं, ताकि आपकी अकाउंटिंग एकदम प्रॉपर हो जाएगी और आपके जीएसटीआर 2B और बुक्स में भी कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। तो उस केस में आपके पास में डिपार्टमेंटल नोटिस आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। जो फोर्थ रीजन है हमारे पास में डिपार्टमेंटल नोटिस आने का, वो है सेल्स के अंदर आपके वेरिएशन आना। अगर आपकी सेल्स के अंदर कोई भी ह्यूज वेरिएशन होता है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर मान लो 5 करोड़ था और करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका टर्नओवर 15 करोड़ हो जाता है, तो उस केस में 10 करोड़ का वेरिएशन एक बहुत बड़ा वेरिएशन है। इसलिए डिपार्टमेंट आपसे ये कहेगा कि लास्ट ईयर क्या आपने 2 नंबर में सेल्स की थी क्या, कच्चे में सेल्स की थी क्या, ऐसी कुछ सेल्स की थी जो आपने शो ही नहीं की हो। अब आप इतनी सेल्स शो कर रहे हो कि आपका पर्पस कोई फंडिंग गेन करना है क्या, इसलिए आप इतनी सेल्स शो कर रहे हो सकता है एक्चुअल में उसकी सेल्स एनहांस हुई हो, एक्चुअल में उसने अपना कारोबार बढ़ा दिया हो, उसने अपने बिजनेस को एक्सपांड किया हो, बट उस केस में हमारे पास में प्रॉपर एविडेंस होने चाहिए कि हमारी सेल्स इस वजह से हाइक पे गई है। और वैसे अगर हमारा क्लाइंट है, हम उसकी टैक्स ऑडिट भी करते हैं, जीएसटी का काम भी देख रहे हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी सेल्स को स्टेप बाय स्टेप हम लोग इंक्रीज करने का उसको सजेस्ट करें। या फिर अगर उसकी सेल्स डिक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली, अगर उसकी सेल्स डिक्रीज हो रही है और किसी एक फाइनेंशियल ईयर में जाके वहां पर ह्यूज वेरिएशन आ जाता है, तो उस केस में भी चांसेस है कि डिपार्टमेंट आपके केस को स्क्रूटनी में ले लेगा, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कहीं इन्होंने अपने बिजनेस के अंदर कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स तो स्टार्ट नहीं कर दिए हैं जिसके लिए वो प्रॉपर जीएसटी का पे नहीं कर रहे हैं, वो उस सेल्स को शो ही नहीं कर रहे हैं और खाली मेयर ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, इसलिए आपका केस स्क्रूटनी में आ सकता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम ये 4 रीजंस है जिसकी वजह से आपके पास डिपार्टमेंटल नोटिस आते हैं और आपका केस स्क्रूटनी में आता है। अगर आपके जीएसटीआर 3B और 1 में डिफरेंस होता है, ऑडिटेड सेल्स और जीएसटी सेल्स में डिफरेंस होता है, जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 2B में डिफरेंस होता है, या फिर आपके सेल्स में कोई बड़ा वेरिएशन आया है, तो उस केस में आपके पास में डिपार्टमेंटल नोटिस आ सकते हैं। तो हमें इनसे बचना चाहिए, मैंने आपको रीजंस बता दिए। अब मान लो हमारे पास में नोटिस आ गया, तो क्या करना है। ये तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि रीजंस क्या है और इनसे कैसे बचा जा सकता है। अब जो चीज हो गई उसका क्या करना है हमें, तो यहां पर हम देख रहे हैं पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल फ्रेमिंग रिप्लाई फॉर द नोटिस। जब भी हमारे पास में कोई नोटिस आता है तो उसका रिप्लाई हम कैसे फ्रेम कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्ट्स को हमें वहां पर कंसिडर करना है, वो अब हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट, अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ नोटिस। सबसे पहले हमें क्या करना है, नोटिस हमारे पास में आया, चाहे वो सेक्शन 61 का हो, 62 का हो, 65 का हो, 66 का हो, हमें नोटिस की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है। उसके साथ में हमें सबसे पहले हाईलाइट करना है ये नोटिस कौन सी सेक्शन में आया है। जब भी नोटिस कोई डिपार्टमेंट इश्यू करता है तो सबसे ऊपर हाईलाइट करके वो लिखता है कि इस सेक्शन के अंदर ये वाला नोटिस इश्यू हुआ है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि नोटिस कौन सी सेक्शन में इश्यू हुआ है, क्योंकि जिस सेक्शन में नोटिस इश्यू हुआ है उसी तो सेक्शन के अगेंस्ट में उसी सेक्शन को स्टडी करके उसके अगेंस्ट में हमको रिप्लाई फ्रेम करना है। तो सबसे पहले हमें नोटिस का रीजन जानने के लिए यहाँ पर हमें लैंग्वेज ऑफ नोटिस देखना है, वो कौन सी सेक्शन में इशू है वो देखना है, कौन से डिवीजन से आया है, कौन सी रेंज से आया है वो देखना है। क्योंकि कई बार होता क्या है, हमें नोटिस इश्यू करने का पावर उसी जुरिडिक्शन ऑफिसर को है जिसके अंदर हमारा जुरिडिक्शन आता है। कई बार जुरिडिक्शनल ऑफिसर कोई और होता है और हमें नोटिस आ जाता है और हम उस नोटिस को देखते हैं, पढ़ते हैं, हाँ ठीक है ये हमारी गड़बड़िया है, और हम उनको रिप्लाई फ्रेम कर देते हैं, जबकि वो हमारा जुरिडिक्शन वहां पर लगता ही नहीं है, तो हम उसका रिप्लाई फ्रेम करने के लिए लाइबल ही नहीं है। हम सीधा वहां पर एक वापस रिप्लाई लिख सकते हैं कि हमारा जो ये क्लाइंट है या फिर हमारी ये जो एंटिटी है ये आपके जुरिडिक्शन में नहीं आती है।
तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, नोटिस आया, आपको सेक्शन देखनी है, कौन सी सेक्शन के अंडर में आया है, जिस डिवीजन, जिस रेंज से आया है, जिस सर्कल ऑफिस से आया है, वो सर्कल ऑफिस में हमारा जुरिडिक्शन है या फिर नहीं है, वो चेक करना है। वहां पर ऊपर एक मेल आईडी मेंशन होती है, उस मेल आईडी पर भी हम वापस एक बार रिप्लाई डाल सकते हैं कि हमें कौन कौन सी, अगर हमें वहां पर कोई डाउट लगता है तो हम उससे बोल सकते हैं कि हमें कौन कौन सी चीजें यहाँ पर आपको प्रेजेंट करनी है, आप हमें गाइड करें। तो उस मेल आईडी पर यहाँ पर हम लोग रिप्लाई भी फ्रेम कर सकते हैं। देन आफ्टर, ट्राई टू गेट द रीजंस ऑफ नोटिसेस। जब भी आपके पास में कोई नोटिस आता है, चाहे वो स्क्रूटनी का नोटिस हो, ऑडिट का नोटिस हो, या फिर नॉन रिटर्न फाइलर्स का नोटिस हो, कोई भी नोटिस आता है तो सबसे पहले आप रीजन फाइंड करें कि नोटिस आया क्यों है। वैसे नोटिस की बॉडी के अंदर क्या होगा, एक टेबल भी बनी हुई होगी, उस टेबल के अंदर आपके पास में एक स्टेटमेंट होगा। उस स्टेटमेंट के अंदर क्लियरली मेंशन होगा कि यहाँ पर आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपने कम पे की है, या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने एक्सेस अवेल की है, या फिर आपके ऊपर इंटरेस्ट की लायबिलिटी आ रही है। इन कुछ वजह से आपके पास में ये वाला नोटिस आया है। तो हमें रीजन को गेट करना है, क्योंकि जैसे ही हमारे पास में रीजन आ जाएगा तो हम उसका रिप्लाई फ्रेम कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने सेक्शन देखनी है। सेक्शन देखने के बाद में जुरिडिक्शनल पावर है या फिर नहीं वो चेक किया। देन हमने रीजन देखा कि हमारे पास नोटिस आने का रीजन क्या है। उसके बाद में जब हम लोग रिप्लाई फ्रेम करेंगे तो रिलेवेंट सेक्शंस का रेफरेंस लेना है। जैसे अगर मुझे सेक्शन 61 के अंदर नोटिस इशू हुआ स्क्रूटनी का, जो हमने कल डिस्कस किया था, तो उसके अंदर हमको सेक्शन 61 का रेफरेंस लेना है। उसके बाद में मान लो वो नोटिस हमको जीएसटीआर 2B या 2A के अंदर जो इनपुट है और जो हमारे बुक्स की इनपुट है और वहां पर डिफरेंस से रिलेटेड हमारे पास में नोटिस आया है, तो यहाँ पर हमें सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 का रेफरेंस लेना पड़ेगा। जब हम सेक्शन का रेफरेंस लेंगे हमारे किसी भी नोटिस के रिप्लाई में, तो वो नोटिस का जो रिप्लाई है ना वो इफेक्टिव होगा। कई बार होता क्या है, हम उसके अंदर रामायण तो पूरी लिख देते हैं, सेक्शन का रेफरेंस लेते ही नहीं है, तो डिपार्टमेंटल अथॉरिटी उसे कंसीडर्ड नहीं करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि जब भी आप कोई रिप्लाई फ्रेम करेंगे तो आपको उसके अंदर रिलेवेंट सेक्शन का रेफरेंस जरूर लेना है। और उसके साथ में आपको क्या करना है, सेक्शन का जो एक्सट्रैक्ट है वो वहां पर आपको उस नोटिस के रिप्लाई के अंदर पुट कर देना है। कुछ भी नहीं करना आपको, चाहे आप गूगल के पास ही चले जाओ, गूगल में जैसे ही जाओगे उस सेक्शन को टाइप करोगे, उस सेक्शन का पूरा बॉडी आपके पास में आ जाएगी। उसमें से जो रिलेवेंट पार्ट आपको लगता है कि मेरे रिप्लाई में ये वाला पार्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, उस पार्ट को आपको वहां से कॉपी करना है और जो नोटिस का रिप्लाई आप फ्रेम कर रहे हो वहां पर आपको उसको जाकर के पेस्ट कर देना है। उससे होगा क्या, सेक्शन का रेफरेंस आ गया, उस नोटिस के अंदर आपने उस पॉइंट को भी पार्ट बना दिया जो गवर्नमेंट के लॉ के अंदर लिखा हुआ है, उससे हमारा नोटिस का रिप्लाई एकदम इफेक्टिव हो गया। नेक्स्ट, टेक रेफरेंसेस ऑफ वेरियस अथॉरिटीज डिसीजन व्हाइल ड्राफ्टिंग द रिप्लाई। हमारे पास में कई सारे AA अथॉरिटी, AAR अथॉरिटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पड़े हैं। अभी ये जो नोटिसेस आ रहे हैं, मैक्सिमम नोटिसेस हमारे पास आईटीसी मिसमैच, आउटवर्ड सप्लाई, इंटरेस्ट की लायबिलिटी, इनसे रिलेटेड ही आ रहे हैं या फिर डिपार्टमेंटल ऑडिट आ रही है। इन सबसे रिलेटेड हमारे पास में ह्यूज क्वांटिटी में डिसीजंस पड़े हैं। अगर हमने हमारे नोटिस के रिप्लाई में कोई दो भी डिपार्टमेंटल अथॉरिटी के डिसीजंस है, चाहे वो AA, AAR अथॉरिटी की रूलिंग है या फिर हाई कोर्ट के जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, और हमने यहाँ पर उन जजमेंट का रेफरेंस ले लिया, तो हमारा डिसीजन, हमारा जो रिप्लाई का जो फॉर्मेट है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो गया। तो बॉडी में हमने क्या क्या कंसीडर किया, सेक्शन हमें रेफरेंस में लेनी है, सेक्शन के बाद सेक्शन का जो रिलेवेंट पार्ट है वो हमें यहाँ पर शो करना है, और उसके बाद में अगर हमारे पास में कोई अथॉरिटी का डिसीजन पड़ा है तो उस डिसीजन को हमें यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है। अब सर आप कहेंगे कि हमको ऐसे डिसीजन मिले कैसे। वैसे टेक्स्ट ग्रुप पर एक बुक पड़ी है 71 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स अंडर जीएसटी, आप वहां जाकर उसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं वो बुक आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसमें आपको इंपॉर्टेंट 71 जजमेंट्स मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप कोई भी रिप्लाई फ्रेम करते हो, एक बार आप उस बुक को रिव्यू कर लो तो कई सारे डिसीजंस होंगे जो आपके काम के होंगे, जो आप उस नोटिस के रिप्लाई के लिए कंसिडर कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन आपके पास में है कि जिस सेक्शन के अंदर आपका नोटिस आया है, गूगल पे सीधा जाओ, आपको केवल इतना सा लिखना है, इस सेक्शन से रिलेटेड जो भी डिसीजंस आए हैं वो आप वहां पर मेंशन कर दें। गूगल आपको ऑटोमेटिकली वो डिसीजंस दे देगा, और डिसीजंस का अगर आपके पास नाम भी आ गया जजमेंट का, उस नाम को अगर आप गूगल पे वापस डालते हो और उसका कंप्लीट जजमेंट निकालते हो, तो 40 to 50 पेजेस का कंप्लीट जजमेंट आपके पास में आ जाएगा।
और वैसे तो टैक्स ग्रुप की खुद की वेबसाइट पे सारे के सारे जजमेंट्स अवेलेबल है, आपको केवल सर्च ऑप्शन में जाकर के डालना है, आपके पास में वो जजमेंट आ जाएगा और शायद हो सकता है कि उसका इजी लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाए। उस जजमेंट को आप किसी भी नोटिस के रिप्लाई में टिका दोगे तो आपका काम हो जाएगा। अटैच प्रॉपर रिकंसिलिएशन विद रिप्लाई, केवल ये करने से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस दिया तो वो साथ में एक स्टेटमेंट देता है कि आपकी सेल्स में ये वेरिएशन है, आपकी परचेज में ये वेरिएशन है, आपकी इंटरेस्ट की लायबिलिटी है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में कुछ ये टर्म्स हैं जिनके ऊपर हमें ये लगता है कि जीएसटी चार्ज होना चाहिए, बट आपने जीएसटी वहां पर पे नहीं किया है। तो उस केस में आपको उसका प्रॉपर रिकंसिलेशन बनाना पड़ेगा कि हमारे ये जो डिफरेंस है ये क्यों है, उसके आगे आपको रीजन मेंशन करना पड़ेगा, या हमने इसे अगर रेक्टिफाई किया है तो वो रेक्टिफिकेशन कब किया है उसका रीजन हमें मेंशन करना पड़ेगा। जब हम हमारे जीएसटीआर 9 या फिर 9C के अंदर अगर हमने उसका रेक्टिफिकेशन किया है तो उस रिप्लाई के अंदर उसे हमें डालना पड़ेगा, और इसके साथ में हमें हमारे जीएसटीआर 9 और 9C की कॉपी को भी सबमिट करना पड़ेगा। वैसे आपको एक एडवाइस ये जाएगी कि जब भी आप अपने क्लाइंट का एनुअल डेटा फाइनल कर रहे हो, चाहे उसका टर्नओवर बिलो 2 करोड़ है और आप एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल नहीं हो, फिर भी आपको अपने क्लाइंट का एनुअल रिटर्न तैयार करना है। जीएसटीआर 9 और 9C तो चलो एप्लीकेबल है तभी आप रेडी करोगे, बट 9 आपको तैयार करना है। उससे क्या होगा, पूरे साल में अगर आपको मिलता है कि किसी फाइनेंशियल ईयर में हमने कोई फैक्ट गलत प्रेजेंट कर दिया, कोई डेटा गलत प्रोवाइड करवा दिया, तो उसे हम लोग 9 और 9C में रेक्टिफाई कर सकते हैं, और जैसे ही हम उसे 9 और 9C में रेक्टिफाई कर देंगे तो वो हमारे लिए फुल प्रूफ हो गया। फिर हमारे पास में अगर डिपार्टमेंट कोई भी नोटिस लेके आता है तो यहाँ पर हम एलिजिबल हो गए, यहाँ पर हमारे पास में डेटा अवेलेबल होगा कि हमने वो कंसिडर कर दिया है और उसे 9 और 9C के अंदर ऑलरेडी सही कर दिया है। तो हमारे छोटे से छोटे क्लाइंट का हमें एनुअल रिटर्न फाइल करना है, ठीक है। तो नोटिस का रिप्लाई फ्रेम करते समय सेक्शन का रेफरेंस देना है, सेक्शन का जो रिलेवेंट पार्ट है वो हमें वहां पर डालना है, उसके साथ में कोई AA, AAR अथॉरिटी या फिर हाई कोर्ट का जजमेंट है हमें वो यहाँ पर पुट करना है। उसके बाद में बात आएगी कि हमें यहाँ पर एक रिकंसिलेशन बना करके भी डालना है, जो डिमांड उसने निकाली है, जो स्टेटमेंट उसने दिया है, उस स्टेटमेंट को क्रॉस करने के लिए हमारे पास में क्या आंसर है वो एज अ रिकंसिलेशन हमें वहां पर सबमिट करना है। उसके बाद में मान लो आपके पास में कोई ऐसा नोटिस आता है जो ड्यू टू टेक्निकल एरर हुआ है, या फिर जहां पर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे हम लोग टेक्निकल ग्लिचेस का जो है फायदा ले सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि 17, 18, 18, 19, 19, 20 के अंदर कई सारी टेक्निकल ग्लिचेस थी, उसकी वजह से कई सारे एरर हुए हैं। तो आपके पास ट्विटर हैंडल पे, गूगल के ऊपर कई सारे टेक्निकल ग्लिचेस के स्क्रीनशॉट अवेलेबल हैं। आप जब भी अपना रिप्लाई ड्राफ्ट करें तो उसके साथ में एक टेक्निकल ग्लिचेस का स्क्रीनशॉट है वहां पर वो मेंशन कर दें। हो सकता है जिस अथॉरिटी को आप ये रिप्लाई सबमिट कर रहे हो वो उस टेक्निकल ग्लिच के स्क्रीनशॉट को कंसीडर नहीं करे, लेकिन अगर आपको फर्दर अपील में जाना पड़ता है तो उस केस में आपका वो टेक्निकल ग्लिच का जो स्क्रीनशॉट आपने नोटिस के साथ लगाया है वो बहुत ज्यादा काम आएगा। वहां पर आप उस अपील के अंदर अपीलेंट अथॉरिटी, अपीलेंट ट्रिब्यूनल से ये बात कर सकते हो कि सर हमने ऑलरेडी ये इंटीमेट किया है और ये हमारे साथ हुआ है, और आज भी अगर आपको पोर्टल पे रिटर्न फाइल करते समय कोई भी दिक्कत आती है तो सबसे पहले आपको ग्रीवियंस रेज करनी चाहिए और उस ग्रीवियंस का स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना चाहिए, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी लिटिगेशन होता है तो हम उस ग्रीवियंस का रेफरेंस वहां पर ले सकते हैं और अपने क्लाइंट की जो पोजीशन है उसको एक बेटर वे में लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने रूल देखिए कि कोई भी रिप्लाई अगर हमें फ्रेम करना है तो बेसिक रूल्स क्या है, सेक्शन होनी चाहिए, सेक्शन के साथ में सेक्शन का रिलेवेंट पार्ट होना चाहिए। उसके बाद में अगर कोई अथॉरिटी के डिसीजन है वो हम यहाँ पर एनक्लोज करने वाले हैं। इसी के साथ में अगर हमने रिकंसिलेशन बनाया है तो रिकंसिलेशन हमें यहाँ पर अटैच करना है, और इसके साथ अगर कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से या फिर हमें ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर टेक्निकल इश्यू को पुट कर सकते हैं तो हमें 17, 18, 18, 19, 19, 20 से रिलेटेड जो हमें टेक्निकल ग्लिचेस आई थी उनके रिलेटेड स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर अटैच करने हैं। तो ये बेसिक तरीका हो गया, केवल जीएसटी के रिप्लाई फ्रेम करने के लिए नहीं, अगर आप कोई दूसरे भी रिप्लाई फ्रेम करते हो, चाहे वो इनकम टैक्स से रिलेटेड हो या फिर कंपनीज एक्ट से रिलेटेड हो, लेबर लॉ से रिलेटेड हो, तो यही बेसिक रूल्स हैं जिसके थ्रू आप रिप्लाई फ्रेम कर सकते हो। आपकी ड्राफ्टिंग की जो टेक्निक है, अगर आप ये सारी की सारी चीजें अपने ड्राफ्टिंग के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं तो 100% है कि आप जो भी रिप्लाई फ्रेम करेंगे, चाहे वो जिस भी एक्ट के अंदर हो, वो एकदम परफेक्ट जाने वाला है, वो इफेक्टिव जाने वाला है। जिस भी डिपार्टमेंटल ऑफिसर के पास में वो रिप्लाई जाएगा वो उसे कंसिडर करेगा और इफेक्टिव वे में कंसिडर करेगा, क्योंकि आपने सारे के सारे एस्पेक्ट को यहाँ पे कंसिडर किया है।
ओके सर। अब प्रैक्टिकली हम लोग बात करते हैं, कोई नोटिस आ जाए तो उस नोटिस का रिप्लाई हम लोग कैसे फ्रेम करें। ये तो हमने रूल्स देख लिए कि ये रूल्स हैं। अब इस रूल्स को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ रिप्लाई के फॉर्मेट यहाँ पर अटैच किए हैं। नोटिस भी है आपके सामने और रिप्लाई के फॉर्मेट्स भी आपके सामने हैं। तो उससे क्या होगा, प्रैक्टिकली हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि रिप्लाई हमें ड्राफ्ट करना कैसे है। जैसे मेरे पास में ये एक नोटिस आया हुआ है सेक्शन 61 के अंडर। मैंने बोला था सबसे पहला काम ही अपने को क्या करना है, सेक्शन देखनी है। सेक्शन कौन सी है, सेक्शन 61। कल हम लोगों ने सेक्शन 61 स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स की बात की थी कल के सेशन में, जहां पर हमने बोला था नोटिस आएगा वो जीएसटी एएसएमटी 10 में आएगा। हम जो रिप्लाई सबमिट करेंगे वो जीएसटी एएसएमटी 11 में सबमिट करेंगे और डिपार्टमेंट उसे एक्नॉलेज करने वाला है जीएसटी एएसएमटी 12 के अंदर। एम आई राइट? और ये रूल भी हमने देखा था, रूल नंबर 99 कल के सेशन में। ये रेफरेंस नंबर हमारे पास में आने वाला है और डिपार्टमेंटल अथॉरिटी ने यहां पर हमें जो नोटिस दिया है उसका ग्राउंड भी उसने मेंशन किया है, एक्सेस आईटीसी क्लेम्ड इन जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 9 विच इज नॉट कंफर्म्ड इन जीएसटीआर 2A 2B और 9 के अंदर कंफर्म नहीं हुई, इसलिए उसने यहां पर मुझे नोटिस दिया है। मैं नोटिस की पूरी लैंग्वेज को यहां पर रीड आउट नहीं कर रहा हूं। पीरियड हम लोग देख रहे हैं अप्रैल 19 से लेकर मार्च 20 के लिए मेरे पास में ये वाला नोटिस आया है। यहां पर भी इसने मेंशन किया है ऑन स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1920। अभी सेक्शन 61 के अंदर जो नोटिस आ रहे हैं वो 18, 19, 1920 या फिर 2021 के लिए हमारे पास में आ रहे हैं। नेक्स्ट, उसने एक स्टेटमेंट बनाया है और उसने यहां पर मुझे बताया है कि आपने जीएसटीआर 3B के अंदर ये आईटीसी क्लेम की है, जबकि आपके जीएसटीआर 2A के अंदर ये आईटीसी आ रही है। तो आपने यहाँ पर 10,974 रुपीज की आईटीसी फाइनेंशियल ईयर 1920 के अंदर एक्सेस क्लेम की है। ओके, ये नोटिस उसने मुझे दिया। मैंने इस नोटिस को देखा, सेक्शन मुझे पता चल गई, फॉर्म मुझे पता चल गया, मैंने जुरिडिक्शन देख लिया कि कौन सा जुरिडिक्शन है, ये मेरा काम हो गया। मैंने उसका स्टेटमेंट देख लिया कि उस स्टेटमेंट में किस टॉपिक से रिलेटेड, किसके लिए, किस डिमांड से रिलेटेड उसने मुझे नोटिस दिया है। देन आफ्टर उसने एक और ग्राउंड्स यहाँ पर डाला है, जीएसटीआर 3B फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट एंड इंटरेस्ट शॉर्ट पेड आपने किया है तो इंटरेस्ट की लायबिलिटी भी आपकी बन जाती है। तो यहाँ पर उसने मुझे एक टेबल बनाई और पीरियड यहाँ पर उसने मेंशन किया अक्टूबर 19 एंड मार्च 20, और उसने बोला 14 रुपीज का जो इंटरेस्ट है वो अक्टूबर से रिलेटेड है और मार्च से रिलेटेड आपके पास में ये वाला इंटरेस्ट है, और टोटल आपका 7,929 रुपीज का इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है, जो कि आपको कैश के थ्रू पे करना है। स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स के अंदर हमने बोला था कि वो टाइमलाइन भी देगा, तो उसने यहाँ पर बोला है कि 7/10/2022 तक मुझे रिप्लाई फ्रेम करना है। ओके, ऐसा नोटिस मेरे पास में आया और उसने ये भी बोला है, ये सब कल हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं टेक्निकल वे के अंदर सेक्शन में। आज हम लोग इसे प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि जो लॉ में लिखा हुआ है वो प्रैक्टिकली कैसे हो रहा है। इसने बोला है कि अगर आप रिप्लाई नहीं दोगे तो सेक्शन 73 और 74 के अंदर आपके अगेंस्ट के अंदर एक्शन लिए जाएंगे। ठीक है, अब इसका रिप्लाई मैंने फ्रेम किया। अब हम लोग देखते हैं रिप्लाई कैसे फ्रेम किया। तो सबसे पहले जिस ऑफिसर से मेरे पास में नोटिस आया, मैंने उस ऑफिसर का रेफरेंस लिया, पार्टी का नाम यहां पर मैंने मेंशन किया, जीएसटीएन में यहां पे मेंशन करूंगा, नोटिस के जो भी रेफरेंस नंबर है मैं यहां पर वो मेंशन कर लूंगा, और नोटिस की डेट को मेंशन करना है। मतलब जब भी कोई भी नोटिस हो, ये अपन केवल जीएसटी के नोटिस की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी नोटिस है उसको फ्रेम करते समय सबसे पहले वो अथॉरिटी जिसे हम लोग रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उसके बाद में पार्टी कौन है, रेफरेंस क्या है और सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद में नोटिस का मेन जो बॉडी पार्ट होता है वो स्टार्ट होगा, जिसके अंदर हम हमारे ग्राउंड्स रखेंगे, हम हमारे कंटेंशन यहां पर एक्सप्रेस करेंगे। तो यहां पर मैंने सबसे पहले लिखा रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स पे इंटरेस्ट के लिए उसने डिमांड निकाली, तो मैंने उसको बोला वी हैड फाइल्ड अवर जीएसटीआर रिव्यू ऑफ मार्च 2020 मंथ एज ऑन 23/6/2020 एज अवर एनुअल रिटर्न इज बिलो 5 करोड़, हेंस एज पर नोटिफिकेशन नंबर 31/2020 dated 3/4/2020 if any taxpayer has turned over below 5 crore then no interest shall be charged if he has filed his March month return till 29/6/2020. In this case we had already filed our return on 23/6/2020, hence we are not liable for paying any interest. हुआ क्या, रिप्लाई में मैंने वही, आप ऐसी नॉर्मल लैंग्वेज लिखते चल जाता, पर मैंने जैसे ही यहाँ पर नोटिफिकेशन का रेफरेंस दिया तो ये रिप्लाई ऑटोमेटिकली इफेक्टिव हो गया। मैंने उसको नोटिफिकेशन का रेफरेंस दिया। अब ये नोटिफिकेशन मैंने निकाला कहां से, कुछ भी नहीं करना, इस पे हम लोग कल भी डिस्कस कर चुके हैं।
जो भी रिटर्न से रिलेटेड, जिस भी पीरियड से रिलेटेड आपसे वो इंटरेस्ट की डिमांड कर रहा है, उस पीरियड का आप जीएसटीआर 3 भी ओपन करें। जैसे ही आप जीएसटीआर 3 भी ओपन करेंगे, ड्यू डेट के ऊपर क्लिक हेयर का ऑप्शन होगा। अगर वहां पर डेट एक्सटेंशन का कोई भी नोटिस आया, नोटिफिकेशन आया हुआ होगा, तो आपको वहां से वो नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है और उस नोटिफिकेशन का नंबर अपने रिप्लाई के अंदर डाल देना है, जिससे हमारा रिप्लाई इफेक्टिव हो जाएगा। देन सेकंड, रिगार्डिंग इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई उसने बोला था कि आपके जीएसटीआर 2A में जो इनपुट है और जीएसटीआर 3B में जो इनपुट है, दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है। ये ग्राउंड डाल करके उसने मुझे यहां पर नोटिस दिया। मैंने क्या किया, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 का रेफरेंस दे दिया, और उस टाइम तक सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के अंदर कहीं पर भी ये कंडीशन नहीं थी कि आपकी जो आईटीसी है वो जीएसटीआर 2A से मैच होनी चाहिए एकदम प्रॉपर, क्योंकि वहां पर कैपिंग वाला प्रोविजन आया था कि 20% की कैपिंग में आनी चाहिए। 20% में मेरा फॉल हो रहा है और नेक्स्ट ईयर जो है मेरी आईटीसी यहां पर रिफ्लेक्ट हो गई है, इसलिए मैं किसी भी तरह से इस अमाउंट को करने के लिए भी लायबल नहीं हूं। तो इस तरह से सबसे पहले कोई भी नोटिस का रिप्लाई फ्रेम करना है, ये बॉडी पार्ट कॉमन रहने वाला है। देन आफ्टर मेन बॉडी यहां पर आने वाली है, उसके अंदर हम हमारा रिप्लाई फ्रेम करने वाले हैं कि हमारे ग्राउंड्स क्या क्या है, हमारी सेक्शन क्या क्या है। नीचे वाला पार्ट इज नॉर्मल। ओके सर, तो हमारे पास में कैसा भी नोटिस आता है, रिप्लाई फॉर्मेट करने का फॉर्मेट सेम है, बस अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। अभी मैं यहाँ पर अगर आपको 10 तरह के रिप्लाई के नोटिसेस पकड़ा दूं, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। हमने टेक्निक डिस्कस की कि किस तरह से हमें नोटिस का रिप्लाई फ्रेम करना है, कुछ बॉडी पार्ट हमने डिस्कस किए, अब अंदर का मटेरियल तो हमें केवल अल्टरेशन करना है। इज दैट क्लियर? ओके सर, नेक्स्ट जो नोटिस है, अभी एक इश्यू चल रहा है रॉयल्टी पे सर्विस टैक्स। जो माइनिंग है, माइनिंग के ऊपर सर्विस टैक्स का एक मैटर अभी बहुत ज्यादा चल रहा है कि वहां पर आरसीएम के अंदर आपको टैक्स का पेमेंट करना है। तो सर क्या यहाँ पर टैक्स का पेमेंट करना है या फिर नहीं करना है, ये नोटिस आया मेरे पास में डिपार्टमेंट का। इन योर नोटिस योर गुड सेल्फ हैज पॉइंटेड आउट द कॉन्ट्रावेंशन एज नॉट डिपॉजिटिंग द सर्विस टैक्स ऑन रॉयल्टी। डिपार्टमेंट ये बोल रहा है कि आपको रॉयल्टी के ऊपर सर्विस टैक्स पे करना है। मेरे पास में मेरे किसी क्लाइंट के केस में ये वाला नोटिस आया है, कई सारे माइनिंग के जितने भी केसेस हैं उनमें 100% ये वाला नोटिस आ रहा है कि आपको जो आपका रॉयल्टी वाला पार्ट है उसके ऊपर आपको सर्विस टैक्स पे करना है। तो सर अगर हम लोग इसका रिप्लाई फ्रेम करें तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कुछ कोर्ट्स के जजमेंट्स हम यहाँ पे डालेंगे। तो इस केस में मेरे पास में इंडिया सीमेंट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि रॉयल्टी खुद से एक टैक्स होता है। जब रॉयल्टी खुद से एक टैक्स है तो टैक्स पे टैक्स आप लगा सकते हो क्या? नहीं। जब टैक्स से टैक्स नहीं लगा सकते हो तो आप रॉयल्टी पे सर्विस टैक्स की डिमांड कैसे कर सकते हो? उसने नोटिस मुझे दिया कि आप माइनिंग का काम करते हो और आपने रॉयल्टी पे की है, इस रॉयल्टी के ऊपर आपको आरसीएम के अंदर सर्विस टैक्स पे करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, उस बंदे को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। देन मेरे असेसी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब मैंने सीधा यहाँ पर सेक्शंस का रेफरेंस लेना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद में यहाँ पर मैंने जो कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है उनका रेफरेंस ले लिया। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, देन उसके बाद में उदयपुर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का डिसीजन आया हुआ है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सर्विस टैक्स के ऊपर रॉयल्टी के पेमेंट के ऊपर स्टे लगा रखा है। अब सीधी सी बात है, जब इसके अगेंस्ट में भी कई सारे डिसीजन है जिन्होंने ये बोला है कि रॉयल्टी के ऊपर सर्विस टैक्स लगना चाहिए, लेकिन जब मैं मेरा रिप्लाई फ्रेम करूंगा तो जो मेरे से रिलेटेड पॉजिटिव है, जो मेरे कंटेंशन का सपोर्ट कर रहे हैं, मैं केवल वही अपने रिप्लाई के अंदर वही डिसीजन कंसिडर करने वाला हूं। उसके बाद में मैंने यहाँ पर गोवा माइनिंग एसोसिएशन का डिसीजन आया हुआ है, जिस डिसीजन में भी गोवा ने यहाँ पर स्टे किया है कि जो आपका रॉयल्टी वाला पार्ट है उसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो इस तरह से मैंने सबसे पहले मेरे रिप्लाई में, नोटिस हो सकता है आप इसको कंसीडर नहीं करें, लेकिन रिप्लाई करने का तरीका क्या है वो आपको यहाँ पर समझना है। हो सकता है नोटिस 1000 तरीके से आपके पास में आएगा, रीजंस हमेशा अलग अलग होंगे, लेकिन तरीका हमारा सेम होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस है उनका रेफरेंस ले लिया। देन आफ्टर मुझे इसके अंदर डिस्कस करना है तो मैंने क्या किया, कुछ अदर पार्ट भी यहाँ पे ले लिया। जैसा आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फीस ऑफ सर्विस एंड फीस ऑफ लाइसेंस। तो रॉयल्टी इज जस्ट लाइक पेइंग फीस फॉर लाइसेंस। रॉयल्टी क्या है? फीस फॉर लाइसेंस है। तो उस केस के अंदर 27 जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो कि 4 मई 2018 को हुई थी, उन्होंने ऐसा बोला कि जीएसटी लाइबल नहीं होगा किसके ऊपर,
फीस फॉर लाइसेंस के ऊपर जीएसटी लाइबल नहीं होने वाला है। तो रॉयल्टी भी तो एक तरह से फीस फॉर सर्विस है, तो इसलिए यहाँ पर अगर मैं जीएसटी काउंसिल देखूं तो उनके डिसीजन में भी बोला गया है कि जीएसटी नहीं लगना चाहिए। तो जीएसटी और सर्विस टैक्स सेम कॉन्सेप्ट, तो इस तरह से जो मेरा रॉयल्टी है उसके ऊपर भी सर्विस टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो ये एक और कंटेंशन मैंने दे दी। अब मेरे को और कुछ कंटेंशन देनी है, तो मैंने यहां पर बोला आई ऑल्सो हियर बाय स्टेट दैट माइनिंग रॉयल्टी इज पेड फॉर रिसीविंग बेनिफिट्स ओवर लैंड। तो क्या लैंड और लैंड का जब मैं ट्रांसफर करता हूं तो उन दोनों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। लैंड क्या सर्विस है? नहीं। तो क्या लैंड की ऑनरशिप ट्रांसफर करना वो सर्विस कहलाएगी? नहीं। तो जब वो सर्विस ही नहीं कहलाएगी तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स कैसे आएगा? ये वाला कंटेंशन भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो नोटिस का रिप्लाई फ्रेम करने के लिए मैंने अभी तक आपको 3 कंटेंशन बता दिए, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने कुछ कोर्ट के डिसीजन डाले, देन आफ्टर मैंने यहाँ पर जीएसटी काउंसिल की एक बात थी जो इंपॉर्टेंट थी, जो मेरे फेवर में थी, वो मैंने यहां पर मेंशन कर दी। और उसके बाद में मैंने यहां पर बोला कि माइनिंग रॉयल्टी लैंड से रिलेटेड है और लैंड को ट्रांसफर करना भी लैंड है, तो यहां पर कोई सर्विस टैक्स नहीं लगना चाहिए क्योंकि वो सर्विस है ही नहीं। देन आफ्टर मैंने उसको बोला, एक और बात बोली कि जो माइनिंग राइट्स है ना, उनके ऊपर टैक्स लगाने का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, आपके पास है ही नहीं। मैंने उसे उसका पावर ही ले लिया। तो यहां पर मैंने क्या किया, सारे के सारे रिलेवेंट फैक्ट्स डाल दिए, मैंने कोर्ट्स के डिसीजन डाल दिए, मैंने यहाँ पर जो जीएसटी काउंसिल का डिसीजन था वो डाल दिया, मैंने यहाँ पर सर्विस टैक्स के अंदर लैंड के जो प्रोविजंस है वो यहाँ पर मेंशन कर दिए और फिर उसको कंक्लूड किया। तो जब भी ऐसा नोटिस डिपार्टमेंटल ऑफिसेस के पास में जाएगा तो उस केस में वो मेरे लिए इफेक्टिव होने वाला है। हो सकता है जो मेरी डिपार्टमेंटल अथॉरिटी है जिसको मैं ये नोटिस सबमिट कर रहा हूँ वो इसको कंसिडर नहीं करे, वो यही बोलेगा कि नहीं हम नहीं मानते इसको। लेकिन जब मैं अपील में जाऊंगा, चाहे मैं कमिश्नर के पास जाऊं, चाहे मैं अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पास जाऊं, अपीलेंट अथॉरिटी के पास जाऊं, हाईकोर्ट के पास जाऊं, तो उस केस में मेरे पास में रेफरेंस रहेंगे कि मैंने ऑलरेडी इन लोगों को ये सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन की थी, मैंने रिटर्न के ये मेरे कंटेंशन है वो सबमिट किए थे, उसके बाद में भी इन लोगों ने इन कंटेंशन को एक्सेप्ट नहीं किया। अभी हालांकि अगर मैं सर्विस टैक्स की बात करूं रॉयल्टी के ऊपर, तो उस केस में राजस्थान हाईकोर्ट ने बोला है कि लगना चाहिए रॉयल्टी के ऊपर सर्विस टैक्स, बट सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी भी डिसीजन पेंडिंग है। तो वॉट एवर विल बी, बट जब भी हम हमारा रिप्लाई फ्रेम करें तो हमारे जो फेवर के पॉइंट्स है, चाहे वो कोई जजमेंट्स हो, चाहे वो सेक्शन हो, चाहे वो अदर पार्ट हो, वो हमें जरूर कंसिडर करने चाहिए। आपके पास में अगर ऐसा कोई नोटिस आता है और आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप कुछ रिलेवेंट फैक्ट निकाल नहीं पा रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है, तो आप पर्सनली मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं श्योरली आपकी हेल्प करूंगा। देन एक और नोटिस का रिप्लाई, कल हम लोग बात कर रहे थे कि नॉन रिटर्न फाइलर्स की बात हम लोग कर रहे थे, उसके अंदर हमने देखा था कि सेक्शन 45 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अंदर फाइनल रिटर्न फाइल करना होता है। और अगर किसी क्लाइंट का फाइनल रिटर्न भरना रह गया, फाइनल रिटर्न फाइल करना रह गया, तो उस केस में डिपार्टमेंट वहां पर 10,000 की पेनल्टी हमारे लिए लेकर के आ रहा है। 10,000 की पेनल्टी का नोटिस हमारे पास में आ रहा है। और नोटिस नहीं भी आया है तो जब आप पोर्टल पे जाएंगे, पोर्टल पे लॉगिन करेंगे उस क्लाइंट के केस में, उस केस में हो सकता है आपने सारे रिटर्न्स फाइल कर दिए हैं, आपने एनुअल रिटर्न भी फाइल कर दिया है, आपने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई भी कर दिया है और आपका कैंसिलेशन ऑर्डर भी इश्यू हो गया है। केवल बचा क्या है, आपने फाइनल रिटर्न फाइल नहीं किया है। तो उस केस में आपके पास में 10,000 की लेट फीस का नोटिस आता है। तो उसका रिप्लाई कैसे फ्रेम करना है? तो सबसे पहले जैसा कि बोला, जिस अथॉरिटी ने नोटिस दिया, अब हो सकता है फाइनल रिटर्न के केस में आपके पास में नोटिस नहीं आया, लेकिन सेम पैन नंबर से जब आप कोई दूसरा जीएसटीएन अप्लाई करते हैं, एक जीएसटीएन आपने लिया, किसी रीजन से आपको कैंसिल करवाना पड़ा, आपने कैंसिल कर दिया, कैंसिलेशन ऑर्डर भी पास हो गया, आपने सारे रिटर्न भी फाइल कर रखे हैं, केवल आपने फाइनल रिटर्न फाइल नहीं किया, जो कि आता है सेक्शन 45 के अंदर। और जैसे ही आप उस पैन नंबर से कोई दूसरे जीएसटीएन अप्लाई करते हो, तो डिपार्टमेंट आपको एक नोटिस पकड़ाएगा, आपसे सोकोज नोटिस देगा आपको कि सर आपने सारे आपके रिटर्न फाइल कर दिए हैं क्या? तो उस समय आप तो यही सोचोगे कि मैंने मेरे सारे रिटर्न फाइल कर दिए हैं। अगर आप उस समय पोर्टल पे जाते हो और आपको ये मिलता है कि आपने आपका फाइनल रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो उस केस में जब नए जीएसटीएन के लिए आपको वापस रिप्लाई फ्रेम करना है, तो आप इस रिप्लाई को डाल सकते हैं। और इसी के साथ अभी अगर आपको पता चलता है कि आपके किसी क्लाइंट का आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाया है और आपसे फाइनल रिटर्न फाइल करना रह गया है, तो जो भी आपका जुरिडिक्शन ऑफिसर है उसको आप फिजिकली इस रिप्लाई को दे सकते हैं, ताकि हम लिटिगेशन से बच जाए। मैक्सिमम होगा क्या कि 10,000 रुपीज पे करने, पर हम हमारी कोशिश तो करें कि वो 10,000 हमें पे नहीं करने पड़े। उसके लिए यहां पर मैंने क्या रेफरेंस लिया है, एक बार आप इस नोटिस के रिप्लाई को जरूर पढ़ें।
आई हियर बाय स्टेट दैट आई हैड टेकन जीएसटीएन ऑन वॉलेंट्री बेसिस फ्रॉम 11/10/2019। यहाँ पर मेरा जो ऊपर वाला पार्ट है, जो बिगनिंग पार्ट होता है वो सेम रहने वाला है। रिप्रेजेंटेशन जिसको करना है, सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया, जीएसटी नंबर, ट्रेड नेम, लीगल नेम, टैक्स पीरियड कौन सा है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद में मैंने इसको लिखा, आई हैड रेगुलरली फाइल्ड माय रिटर्न till June 2020 and after that I had closed my business, hence I had applied for cancellation of GSTN. Order for the same has been issued by the department and cancellation order की जो भी डेट है वो मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा, और वो कब से इफेक्टिव हुआ है वो चेक करना है। तो जो जिस जीएसटीएन को आपने कैंसिल करवाया है उस कैंसिलेशन वाले जीएसटीएन को आप जीएसटी पोर्टल पे जाकर के सर्च टैक्स पेयर में डालेंगे तो आपके पास में इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन आ जाएगी। अगर आप ऑर्डर नहीं देखते हैं तो वहां से भी आप इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन ले सकते हैं। After getting order of cancellation of registration from department, I had tried to file form GSTR 10। बाकी अगर हकीकत बोला जाए तो मैंने कोई ट्राई नहीं किया था, बट क्लाइंट का फेवर तो लेना है। But due to technical glitches, I was not able to file the same. I had tried for 3 to 4 times, but due to technical glitches, I had failed. And after that, I had forgotten to file that form. Although there is no dues pending at my end. Also, no any business has undertaken by me after cancellation of my registration. Now I received a notice from department for filing GSTR 10, and now when I am going to file that form is showing late fees of 10,000 rupees. There is no any intention of tax evasion. क्या इसके पीछे मेरा कोई टैक्स इवेजन था? नहीं। क्या डिपार्टमेंट को कोई रेवेन्यू लॉस हुआ? नहीं। ये सारे फैक्ट्स मैंने मेंशन कर दिए, और जब ये रिप्लाई दिया तो डिपार्टमेंट ने इसे कंसिडर किया और जो लेट फीस है वो वेव ऑफ भी हुई। तो सर क्यों ना हम हमारे क्लाइंट के केस में अगर ऐसा कभी होता है तो ऐसे रिप्लाई फ्रेम करके अपने क्लाइंट का जो पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग कर ले, और जो अननेसेसरी लेट फीस जाने वाली है उससे हम हमारे क्लाइंट को बचा लें, ताकि क्लाइंट भी हैप्पी रहेगा, हम भी हैप्पी रहेंगे, और डिपार्टमेंटल अथॉरिटी भी हैप्पी रहेगी। तो ये एक और रिप्लाई का फॉर्मेट, अगर फाइनल रिटर्न फाइल नहीं किया है तो उस केस में इस रिप्लाई को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, हमारा जो स्टार्टिंग पार्ट है और एंडिंग पार्ट है वो सेम रहने वाला है, केवल जो मेन बॉडी है वो यहाँ पर चेंज हो रही है बाहर बार, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल ग्राउंड्स डाल रहे हैं कि किस ग्राउंड्स के ऊपर हम यहाँ पर कंटेंशन कर रहे हैं, किस ग्राउंड्स के ऊपर हम हमारे रिप्लाई को इफेक्टिव बना रहे हैं। उसमें भी हमने क्या किया, उसको रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ ये वाला फैक्ट मेंशन किया, और उसके साथ में टेक्निकल ग्लिचेस, और टेक्निकल ग्लिचेस के इससे रिलेटेड स्क्रीनशॉट आपको ट्विटर पे खूब सारे मिल जाएंगे, वो स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पर पुट कर दिए। तो इस तरह से जब हम रिप्लाई फ्रेम करेंगे तो ये रिप्लाई इफेक्टिव भी होगा, प्रॉपर भी होगा, और डिपार्टमेंट इसको कंसीडर भी करेगा। नेक्स्ट, कई बार क्या होता है जब हम लोग रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का हो, एक्सपोर्ट का हो, उस केस में होता क्या है, चाहे हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से या फिर हमने किसी फैक्ट को इग्नोर कर दिया और वहां पर हमने रिफंड क्लेम कर लिया, और डिपार्टमेंटल अथॉरिटी ऐसा सोचता है कि आपका ये वाला रिफंड है ना इनएलिजिबल है। मान लो मैंने अगर 5 लाख का रिफंड लगाया और 4,50,000 का रिफंड डिपार्टमेंटल अथॉरिटी ने पास कर दिया, 50,000 का डिपार्टमेंटल अथॉरिटी ने रिफंड को रिजेक्ट कर दिया। अभी तो वैसे फैसिलिटी है कि जब वो अपना रिफंड का ऑर्डर पास करती है तो आपको एक फॉर्म अवेलेबल होता है, आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो आपका रिफंड, जो आपका रिफंड उन्होंने रिजेक्ट किया है, आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर वो पैसा ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, या फिर एक बार डिपार्टमेंटल अथॉरिटी ने आपके अकाउंट के अंदर रिफंड का पैसा डाल दिया, मान लो आपने 5 लाख रुपीस के रिफंड के लिए अप्लाई किया, डिपार्टमेंटल अथॉरिटी ने 5 लाख रुपीस का रिफंड अप्रूव कर दिया, आपके बैंक अकाउंट के अंदर 5 लाख रुपीस का रिफंड क्रेडिट भी हो गया। क्रेडिट होने के 6 महीने के बाद डिपार्टमेंट को पता चला कि इसमें से 40,000 रुपीस का रिफंड ऐसा है जो गलती से हमने जो है अप्रूव कर दिया। डिपार्टमेंटल अथॉरिटी आपको शोकॉज नोटिस देगा, अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं तो शायद वो शोकॉज नोटिस नहीं देगा, पर्सनली आपको कॉल करेगा और बोलेगा कि ये रिफंड हमने गलती से पास कर दिया है, तो इसको आप DRC 03 के थ्रू कैश में पे कर दो विद इंटरेस्ट। या फिर अगर आपके पास में शोकॉज नोटिस आता है तो उस केस में भी आप क्या करोगे, DRC 03 के थ्रू उसका पेमेंट करोगे कैश में। अब यहां पर आपने जो रिफंड गलत क्लेम किया था 40,000 रुपीज का, उसका आपने DRC 03 के थ्रू कैश में पेमेंट तो कर दिया, लेकिन आपको क्रेडिट तो वापस मिलनी चाहिए। वो क्रेडिट यहां पर आपको नहीं मिलेगी क्योंकि कोई भी पोर्टल पे ऐसा ऑप्शन वहां पर उस समय अवेलेबल नहीं है। आपको रिफंड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, वो अदर रिफंड सेक्शन के अंदर जाकर के। जब हम लोग रिफंड में अप्लाई करते हैं, फ्रेश न्यू एप्लीकेशन फॉर रिफंड, वहां पे सबसे नीचे एक ऑप्शन होता है अदर्स, प्लीज स्पेसिफाई। तो उस ऑप्शन के अंदर जाके आपको जो वो
क्रेडिट है जिसका आपने कैश में पेमेंट वापस कर दिया है, उसकी अगर आपको इनपुट लेनी है, अगर उस फिगर को आपको ईसीएल के अंदर क्रेडिट करवाना है, तो आपको अदर सेक्शन के अंदर जाकर के रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब डिपार्टमेंटल अथॉरिटी क्या करती है, मान लो आपने फाइनेंशियल ईयर 17-18, जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है और हमारे क्लाइंट के केस में प्रैक्टिकली इसको करवाया भी है। फाइनेंशियल ईयर 17-18 के केस का रिफंड था, उसके अंदर 78,497 का रिफंड कोई गलत क्लेम हो गया, डिपार्टमेंटल अथॉरिटी ने उसको अप्रूव भी कर दिया, रिफंड पास भी हो गया, सैंक्शन भी हो गया। डिपार्टमेंटल अथॉरिटी जनवरी के अंदर जागी और उन्होंने हमको नोटिस दिया कि साहब ये वाला अमाउंट है, ये गलती से रिफंड जो है पास हो गया, आप इसको वापस पे कर दो। हमने कैश लेजर के थ्रू DRC 03 में उसका पेमेंट भी कर दिया, क्योंकि हमको भी हमारी गलती का एहसास हो गया। ओके, क्लाइंट के केस में ऐसा हुआ है। तो अब हुआ क्या, अब हमको वो 78,497 का वापस रिफंड चाहिए। अब हम डिपार्टमेंटल अथॉरिटी से जब वो रिफंड मांगने के लिए जा रहे हैं ना, तो डिपार्टमेंटल अथॉरिटी ऐसे बोल रही है, सर वो अलाउड नहीं है क्योंकि 2 साल का पीरियड एक्सपायर हो गया। उसने ये वाला कंटेंशन दिया और उसने हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। अब क्या किया जाए, क्योंकि 2 साल तो ओवर हो गए। तो यहां पर हमने क्या किया, डिपार्टमेंटल अथॉरिटी को, जैसा हम लोग सब नोटिस के रिप्लाई में कर रहे हैं, सबसे पहले हम किसको लिख रहे हैं, उस बंदे का हमने रेफरेंस दिया। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, जीएसटी नंबर, ट्रेड नेम, लीगल नेम, टैक्स पीरियड क्या है और अमाउंट कितना इन्वॉल्व है, ये हमने डाला। और अब जो मेन बॉडी पार्ट है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि उसको सबसे पहले हमने बताया कि इस अमाउंट के लिए हमने रिफंड के लिए अप्लाई किया था, आपने जो है उसमें से 455,481 का रिफंड जो है वो रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो टाइम बार्ड हो चुका था उस टाइम। उसके बाद में रिफंड ऑफ 78,497 आपने अलाउ किया, लेकिन आफ्टर सैंक्शन ऑफ रिफंड अमाउंटिंग 78,497 वी केम टू नो दैट वी हैव wrongly claimed that refund amount also, hence we have paid back that amount with interest in cash through form DRC 03 27/4/2020 को, but still the amount of 78,497 has not been credited to our ECL, hence it is being requested to you kindly recredit that amount to our ECL. Also we confirm that we will not go into the appeal for the above mentioned amount in future. आज जब हम उनसे डिमांड करें तो सबसे पहले उसने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया हमारा उस एप्लीकेशन को कि सर हम नहीं देंगे क्योंकि आपका टाइम बार्ड हो गया। तो उस केस में हमने रिप्लाई रिफ्रेम किया और उसको रिलेवेंट पार्ट ऑफ ईसीएल डाला और रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ नोटिफिकेशन डाला। यहां पर गवर्नमेंट ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन इश्यू किया है, उस नोटिफिकेशन का एक्सट्रैक्ट हमने यहां पर एनक्लोज किया और उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है, नोटिफिकेशन नंबर 13/2022 डेटेड 5/7/2022 सेंट्रल टैक्स का नोटिफिकेशन है, उसके अंदर उन्होंने 2 साल का टाइम पीरियड जो है उसको एक्सक्लूड कर दिया। एक्सक्लूड्स द पीरियड फ्रॉम 1st day of March 2020 to the 28th day of Feb 2022 for computation of period of limitation for filing refund application under section 54 and section 55 of the said act। तो यहां पर हुआ क्या, ये पीरियड अब एक्सटेंड हो गया, तो मतलब जो 2 साल की कैलकुलेशन है ना उसमें से ये वाला पीरियड तो निकल गया। अब अगर आपके पास में फाइनेंशियल ईयर 19-20 का भी कोई रिफंड है तो आज की डेट में आप क्लेम कर सकते हो, क्योंकि ये वाला पीरियड आपका निकल गया है। लेकिन जब आप बिना किसी नोटिफिकेशन के कोई रिफंड लगाओगे तो डिपार्टमेंटल अथॉरिटी पहले यही बोलेगी कि आपका 2 ईयर का जो टाइम पीरियड है वो चला गया, क्योंकि उनको भी नोटिफिकेशन के नॉलेज नहीं है। कई सारे ऐसे अथॉरिटीज है, कई सारी ऐसी अथॉरिटीज भी है जो अप टू डेट है, पर कई बार क्या होता है कि हमें लॉ का नॉलेज नहीं होता है, डिपार्टमेंटल अथॉरिटी को भी लॉ का नॉलेज नहीं होता है और हम उनकी बात को सुन करके उसको वहीं पर ही ड्रॉप कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इस नोटिफिकेशन का रेफरेंस लेके अगर हमारा कोई पुराना रिफंड ड्यू है तो उस केस में इस नोटिफिकेशन का रेफरेंस लेके हम उस रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में हमने यहाँ पर एक और नोटिफिकेशन निकाला, नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 जो कि 5/7/2022 को आया था रिगार्डिंग क्लेम ऑफ रिफंड। और उन्होंने यहां पर बोला कि अगर कोई रिफंड गलत सैंक्शन हो जाता है तो आप DRC 03 थे उसका पेमेंट कर सकते हो, और जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो कि आपने आपके ECL में से डेबिट हुई है उसको आप फॉर्म GST PMT 03A के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर क्रेडिट करवा सकते हो। लेकिन जब PMT 03A अभी अवेलेबल नहीं है, अभी केवल उसी केस में ये PMT 03A अवेलेबल होता है जब डिपार्टमेंट कुछ रिजेक्ट करता है, उस रिजेक्ट अमाउंट को सैंक्शन करवाने के लिए, उसको वापस ECL के अंदर क्रेडिट करवाने के लिए हमको GST PMT 03A फाइल करना पड़ता है। लेकिन जब कोई रिफंड हमारे ऑलरेडी सैंक्शन हो गया है, बैंक अकाउंट में आ गया है, उसके बाद में अगर हम उसको रीपे करते हैं
तो उस केस में ईसीएल में क्रेडिट करवाने के लिए हमारे पास में पीएमटी 03 का रास्ता नहीं है। उस केस में हमें अदर्स सेक्शन के अंदर जाकर के रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और इस पूरे फॉर्मेट को हमें वहां पर डालना पड़ेगा, मतलब इस रिप्लाई को हमें वहां पर डालना पड़ेगा, डिपार्टमेंटल अथॉरिटी को सारे फैक्ट हमें देने पड़ेंगे। उसके बाद में हमारा जो रिफंड की एप्लीकेशन होगी वो एकदम प्रॉपर होगी और उसके बाद में उसको रिफंड को ऑटोमेटिकली ईसीएल के अंदर वापस क्रेडिट करना पड़ेगा, अगर हम इस तरह से रिप्लाई देते तो। वैसे अगर मैं यहाँ पर सेकेंड व्यू लूं तो सेकेंड व्यू में यहाँ पर चलो मेरा तो पीरियड में आ गया था और मैं इस तरीके से रिफंड क्लेम कर पा रहा हूं, मैं वापस उसको ईसीएल में क्रेडिट करवा पा रहा हूं। मेरे पास में सेकेंड ऑप्शन ये भी है कि मैं उसे बोल सकता हूं कि जो 2 साल का टाइम पीरियड है ना, 2 फाइनेंशियल ईयर का टाइम पीरियड दे रहे हो ना, वो रिफंड क्लेम करने के लिए आप दे रहे हो। लेकिन मैंने अगर रिफंड क्लेम कर लिया, रिफंड मेरे बैंक अकाउंट में आ गया और रिफंड गलत था, मैंने उसको वापस आपको पे बैक कर दिया और अब अगर उससे मैं रिक्रेडिट करने के लिए रिक्वेस्ट डाल रहा हूं मेरे ईसीएल में, कैश में कोई रिफंड नहीं ले रहा हूं, तो कहां से वो 2 साल वाली लिमिट लगेगी? तो फिर वो 2 इयर्स वाला प्रोविजन लगता ही नहीं है। तो उस केस में मैं फ्री हूं। कभी भी अगर मैंने कोई रिफंड गलती से क्लेम कर लिया और उसका अगर मैं विद इंटरेस्ट डीआरसी 03 के थ्रू पेमेंट कर देता हूं, तो उस केस में वापस मैं ईसीएल के अंदर मेरी इनपुट को क्रेडिट करवाने के लिए एलिजिबल हूं। मुझे किसी भी तरह से टाइम पीरियड में आप बाउंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि लॉ में ऐसा कोई प्रोविजन अभी तक नहीं लिखा हुआ है। मेरा काम यहां पर इससे हो गया, इसलिए मैंने इस नोटिफिकेशन का रेफरेंस लेकर के यहां पर उस पर्टिकुलर फिगर को ईसीएल में क्रेडिट करने की रिक्वेस्ट लगाई और वो ईसीएल में क्रेडिट हो भी गया। तो ये एक प्रैक्टिकल सिनेरियो है। आज के सेशन में हम लोगों ने जो कुछ भी डिस्कस किया है, सब कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट ही डिस्कस किए हैं कि प्रैक्टिकली ये समस्याएं आ रही है। क्योंकि जब मैं आपके साथ कोई इश्यू प्रैक्टिकली डिस्कस करूंगा तो उसी केस में आपके वो दिमाग आपको रटने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आपके लिए ऑटोमेटिकली वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, क्योंकि आज का पूरा सेशन हमने एग्जाम्पल बेस्ड ही रखा है। ओके सर, तो आपके भी किसी क्लाइंट के केस में अगर कोई रिफंड गलती से आपने क्लेम कर लिया है, आपने उसका वापस पे बैक भी कर दिया है, तो उसे ईसीएल के अंदर आईटीसी को क्रेडिट करवाना न भूले। हमारे पास में एक ग्राउंड ये है, दूसरा ग्राउंड ये भी है कि उसको आप किसी भी लिमिटेशन में डाल नहीं सकते हो, क्योंकि आप उस केस में कैश लेजर से कोई भी रिफंड क्लेम नहीं कर रहे हो, क्रेडिट लेजर से कोई भी कैश में रिफंड क्लेम नहीं कर रहे हो। वो जो आपने 2 साल वाली लिमिटेशन है वो केवल क्रेडिट लेजर से जब आप कैश में रिफंड क्लेम करते हो उस केस में एप्लीकेबल होती है। जब मैंने रिफंड ऑलरेडी क्लेम कर लिया है, अब जो मैंने गलत रिफंड क्लेम कर लिया है उसको मैंने पे करने के बाद केवल ईसीएल में क्रेडिट की बात कर रहा हूं, तो उस केस में कोई भी लिमिटेशन के प्रोविजन लॉ में नहीं है, तो आप यहां पर टाइम बाउंड नहीं कर सकते हो। और वैसे अभी आपका कोई भी पुराना रिफंड पेंडिंग हो तो ये टाइम पीरियड गवर्नमेंट ने वहां से एक्सक्लूड कर रखा है लिमिटेशन पीरियड से, तो आप इजीली रिफंड की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ओके सर, एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ? तो अभी तक हम लोगों ने जो डिपार्टमेंटल वेरियस नोटिसेस आ रहे हैं उनका रिप्लाई कैसे फ्रेम करना है, बॉडी पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, कौन कौन से फैक्ट को कंसीडर करना है, और कई सारे रिप्लाईज हम लोगों ने देखे नोटिस के कि उनमें कौन कौन से फैक्ट्स हमने कंसीडर किए हैं, कैसे हमने सेक्शन का रेफरेंस दिया है, कैसे हमने कोई रिलेवेंट अथॉरिटी के डिसीजन का रेफरेंस दिया है, किस तरह से हमने रिलेवेंट जो नोटिफिकेशन आए हैं उसका रेफरेंस देकर के हमारे क्लाइंट के केस को स्ट्रॉन्ग किया है। एवरीथिंग इज ओके। अब हम लोग बात करने वाले हैं, अभी डिपार्टमेंटल ऑडिट्स आ रही है फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19, 19, 20 से रिलेटेड अभी डिपार्टमेंटल ऑडिट्स यहां पर आ रही है, आपके केस में भी आई होगी। तो उस नोटिस को कैसे हैंडल करना है, उन डिपार्टमेंटल ऑडिट्स को कैसे हैंडल करना है, और जब डिपार्टमेंटल हमारे किसी क्लाइंट का केस ऑडिट में लेता है तो वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमसे मांगता है, उन इंफॉर्मेशन को हमें कैसे डिपार्टमेंटल अथॉरिटी को सबमिट करना है, वो सब कुछ अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर जब भी हमारे कोई क्लाइंट का केस ऑडिट में आएगा तो सबसे पहले हमारे पास में डिपार्टमेंटल अथॉरिटी एक मेल डालेगा, और मेल के थ्रू सबसे पहले वो आपसे आपके जीएसटीआर 99C, आपके उस पर्टिकुलर पीरियड के फाइल्ड रिटर्न्स, और आपसे जिस भी पीरियड की ऑडिट आई है उसकी जो आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है उसकी डिमांड वो करने वाला है। यहाँ पर्पस ये है कि जो आपने जीएसटी के रिटर्न उसे दिए उसको वो टैली करवाएगा उसके जीएसटीआर 9 और 9C के साथ, और जो सेल्स आपने डिक्लेयर करवाई है उसको वो टैली करवाएगा टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट के साथ। इसके साथ जो टैक्स ऑडिट के अंदर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अटैच किया है, जो ट्रेडिंग अकाउंट अटैच किया है, उसमें जो भी आइटम्स वहां पर मेंशन है
उन आइटम्स को वो चेक करेगा कि इनके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए या फिर नहीं लगना चाहिए, और अगर जीएसटी लगना चाहिए तो इस बंदे ने उसके ऊपर जीएसटी पे किया है या फिर नहीं किया है। क्योंकि ऑडिट के पीछे जो सबसे बड़ा पर्पस होता है डिपार्टमेंट का, वो होता है रेवेन्यू लीकेज को निकालना, कि क्लाइंट के केस में कोई रेवेन्यू लीक तो नहीं हो रही है, क्लाइंट के केस में ये कोई टैक्स इवेजन तो नहीं कर रहा है, या फिर कुछ ऐसी सप्लाईज तो नहीं दे रहा है, या फिर सप्लाईज को इस तरीके से मोल्ड तो नहीं कर रहा है कि उसको टैक्स पेमेंट की लायबिलिटी नहीं आए। जबकि अगर डायरेक्टली देखा जाए तो उसकी टैक्स पेमेंट की लायबिलिटीज आ जाएगी। ये कुछ इंटेंशन डिपार्टमेंट के होते हैं जिनके बेसिस पे वो आपकी ऑडिट करता है, और जिनको फाइंड आउट करने के लिए ही आपकी ऑडिट करता है। तो ये इंफॉर्मेशन वो आपसे कलेक्ट करेगा। ये इंफॉर्मेशन आपसे कलेक्ट करने के बाद वो आपको कुछ एनेक्स्चर्स देगा और आपको बोलेगा ये एनेक्स्चर्स आप जो है फीड करके हमारे पास में लेकर के आओ। उसके बाद में हम आपके रजिस्टर्ड प्लेस पर आएंगे और उसके बाद में हम लोग ऑडिट को कंडक्ट करेंगे। पहले हम ये सारा का सारा एनालिसिस करते हैं। अब वो आपसे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन डिमांड करने वाला है, फटाफट फटाफट हम लोग देखते हैं। एक जीएसटी एम फर्स्ट, जिसके अंदर आपसे वो बेसिक प्रोफाइल आपकी मांगेगा। एक एक कॉलम में नहीं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये आप इजीली फिल कर सकते हो। जहां पर दिक्कत आती है वो वाले पॉइंट्स हम लोग इस सेशन में कंसीडर कर रहे हैं, और अदर पॉइंट्स से रिलेटेड भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पर्सनली मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। तो यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन उसने बोला है, आपका स्ट्रक्चर क्या है, आपका एड्रेस क्या है, प्रिंसिपल प्लेस क्या है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि कई बार क्या होता है कि अगर हमारे कुछ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेसेस हैं तो हम डिपार्टमेंटल अथॉरिटी को वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में शो नहीं करते। ये गलती नहीं करनी है। जो भी हमारे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर शो करना है, क्योंकि जब भी डिपार्टमेंटल ऑडिट आएगी सबसे पहले वो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वेरीफाई करते हैं और आपसे पूछते हैं कि आपके एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है क्या। आपके रजिस्ट्रेशन में नहीं है, आपने बोल दिया हाँ है, या फिर वो आपके एरिया को भी वेरीफाई करते हैं, आपके अदर जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जो आपका ट्रेडिंग प्रोसेस है, जो आपका सेल्स का प्रोसेस है, जो आपकी मार्केटिंग का प्रोसेस है, जो आपकी बाइंग का प्रोसेस है, उसको भी वो लोग वेरीफाई करते हैं। तो इन सब के थ्रू वो एक डिसीजन लेते हैं कि क्या सब कुछ प्रॉपर है या फिर नहीं है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके क्लाइंट के केस में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके क्लाइंट के कुछ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेसेस है तो आप उसे जरूर 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 जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर डलवाएं, जीएसटी के अंदर उसे अमेंड करवाएं। ये कुछ इंफॉर्मेशन जो वो आपसे कलेक्ट करता है जीएसटी एएसएमटी जीएसटी फॉर्म 1 के अंदर। इसके साथ में आपसे वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मांगने वाला है कि जो आपने आईटीसी अवेल की है उसकी एचएसएन कोड वाइज डिटेल प्रोवाइड करवाओ। यहाँ पर आप ये कंटेंशन नहीं दे सकते हो, ये आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हो कि सर मेरे का टर्नओवर तो 1.5 करोड़ ही है, 1.5 करोड़ से कम है, मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, इसलिए मैं एचएसएन इस डिजिट में मेंटेन करता हूँ, इस डिजिट में मेंटेन करता हूँ। नहीं, यहाँ पर डिपार्टमेंटल अथॉरिटी को आपको 4 डिजिट, मिनिमम 4 डिजिट के अंदर एचएसएन कोड वाइज इनपुट टैक्स जो आपने क्लेम किया है, इनवर्ड सप्लाई जो आपकी है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर शो करनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको पीरियड मेंशन करना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द गुड्स जाएगा, एचएसएन कोड, जीएसटी पेबल, टोटल क्रेडिट जो आपने यूटिलाइज्ड की है, चाहे वो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी हो, और नेट आपने कैश में कितना पेमेंट किया है। इसके पीछे पर्पस क्या है? इस टेबल से सर एनालिसिस होता है कि आपने कितना क्रेडिट लिया है, कितना आपने कैश के थ्रू पेमेंट किया है। ये सब कुछ एनालिसिस यहाँ पर इस टेबल के थ्रू डिपार्टमेंटल अथॉरिटी कर लेती है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो भी आपका आउटवर्ड बन रहा है सारा अगर आपके इनवर्ड से सेट ऑफ हो रहा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट से सेट ऑफ हो रहा है, आप कैश में कुछ भी पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो डिपार्टमेंट को ये लगेगा कहीं आप आईटीसी फेक तो नहीं ले रहे हो सकता है आप जेन्युइन लोगे। जब ऑडिट होती है तो आपको ये प्रूफ करना पड़ता है, कई सारे रेशियोज होते हैं जिसके बेस पे आपको ये प्रूफ करना पड़ता है कि सर हम जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं वो एकदम जेन्युइन है, क्योंकि वो सामने वाली पार्टी जिससे आपने गुड्स परचेज किया है उसको भी वो लोग वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप सर्विस सेक्टर में डील करते हैं तो सर्विस सेक्टर के अंदर जो आपकी इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई है उसकी एचएसएन कोड वाइज डिटेल आपको प्रिपेयर रखनी है, क्योंकि डिपार्टमेंटल अथॉरिटी ये आपसे डिमांड करने वाला है इन केस ऑफ डिपार्टमेंटल ऑडिट। डिटेल्स ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई और डीम्ड एक्सपोर्ट आपने जो भी किए हैं उसकी डिटेल्स भी आपको यहां पर मेंशन करनी पड़ेगी। अब ये जो छोटे छोटे पॉइंट है कि डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है, एसईजेड क्या होता है, एसईजेड डेवलपर क्या होता है,
तो टैक्स गुरु के यूट्यूब चैनल पर हमने 15 डेज की लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है जीएसटी नॉलेज सीरीज के नाम से। उसके अंदर पॉइंट बाय पॉइंट पूरे जीएसटी लॉ को डिस्कस किया गया है 15 डेज के अंदर। आप वहां पर जाकर इस जीएसटी नॉलेज सीरीज के अंदर रिलेवेंट पार्ट जो भी आपको डाउट है उसके रिगार्डिंग वीडियो आप वहां पर देख सकते हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जब भी हमारी कोई डिपार्टमेंटल ऑडिट आती है या फिर अभी भी आपको समझना है कि डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है, एसईजेड डेवलपर क्या होता है, सेशन का लिमिटेड टाइम है। यहाँ पर हमने जो आपके नोटिसेस हैं, जो टेक्निकल इश्यूज हैं असेसमेंट और ऑडिट से रिलेटेड, वो सब ने हमने कवर कर लिए। अब आपको कुछ लॉ रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वहां से उस वीडियो को देख करके आप गेन कर सकते हो, और वैसे कोई छोटी मोटी क्वेरी है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। जो सेकंड फॉर्म यहाँ पर डिपार्टमेंट आपको देने वाला है वो है जीएसटी AM4, जिसके अंदर डिपार्टमेंट आपसे रेशियो एनालिसिस मांगने वाला है। ये सारी एक्सरसाइज हमको करनी है। ये सारी एक्सरसाइज करने के लिए जो हमारा असेसिंग ऑफिसर होगा, जो भी प्रॉपर ऑफिसर होगा, वो क्या करेगा, हमको ये सारा डेटा मेल कर देगा। उसके बाद में बोलेगा इसको आप फिल करो। ये सारे रेशियो अपने को निकाल करके उसके पास में लेकर के जाने। अब सर ये रेशियो कौन से मांगेगा, तो इसको उसने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, गुड्स से रिलेटेड और सर्विसेज से रिलेटेड। गुड्स के अंदर वो आपको बोलने वाला है जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल की है और जो आपने टैक्स पेड किया है आईटीसी से सेट ऑफ करके और कैश के थ्रू, उसका रेशियो निकालो। सर उससे क्या होगा, वही पर्पज है उसका कि कहीं आप सारा का सारा आपका आउटपुट जो भी है कहीं आपके इनपुट से तो सेट ऑफ नहीं हो रहा है, आपको कुछ टैक्स का पेमेंट कैश में करना ही नहीं पड़ रहा है। ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि आपका मार्जिन तो होगा। तो फिर वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में आपका मार्जिन निकालेगा, वहां से वेरीफाई करेगा कि इसके मार्जिन के अकॉर्डिंग क्या इसकी सारी आउटवर्ड इनपुट से सेट ऑफ हो सकती है क्या, वो सारे सिनेरियो यहाँ पे होंगे। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हमारे दिमाग में होनी चाहिए जब हम हमारे क्लाइंट की टैक्स ऑडिट करते हैं या फिर जब हम जीएसटीआर 9 और 9C फाइल करते हैं। आज जब हम लोग ये सब डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद वैसे ही 9 और 9C फाइल करने का टाइम आ रहा है, तो जब हम हमारे क्लाइंट की फाइल हाथ में लेंगे, हमारा पर्पस होना चाहिए कि हम इन फैक्ट्स को भी चेक कर लें। कुछ ज्यादा टाइम हमारा नहीं लगने वाला, और ये फैक्ट्स हमने उसी समय अगर चेक कर लिए और क्लाइंट से उसी समय हमने क्वेरी कर ली कि ऐसा क्या हो रहा है कि सर आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी सारी की सारी आपकी इनपुट से सेट ऑफ हो रही है, कुछ भी कैश में पेमेंट नहीं आ रहा है, क्या रीजन है, तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और फिर जब भी हमको रिप्लाई करना पड़ेगा तो हमारे पास में भी एक प्रॉपर रिप्लाई होगा, हमारे पास में उस चीज का प्रॉपर आंसर होगा। क्लियर। देन नेक्स्ट जो रेशियो उसने बोला है वो बोला है टोटल इनवर्ड सप्लाई और टोटल आउटवर्ड सप्लाई एक्सक्लूडिंग टैक्स, उसका रेशियो दो। इससे क्या पता चल जाएगा आपकी वैल्यू कितनी है परचेज की, आपकी वैल्यू कितनी है सेल्स की, दोनों के बीच का डिफरेंस, उसके ऊपर टैक्स की रेट वो ऑटोमेटिकली लगा लेगा, टैक्स कैलकुलेट कर लेगा, क्या सेट ऑफ हो रहा है क्या। इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑन कैपिटल गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर और एडिशन टू द कैपिटल गुड्स, आपने कितनी आईटीसी क्लेम की और एडिशन क्या हुआ। कहीं आपने आईटीसी ज्यादा क्लेम कर लिया और एडिशन बहुत कम हुआ है, या फिर एडिशन बहुत ज्यादा हुआ है आईटीसी आपने कम क्लेम की है, क्या रीजन है उसका। इस रेशियो के थ्रू वो वेरीफाई कर सकता है। ये पूरी कैलकुलेशन मंगवाने का उसका पर्पस यही है कि शॉर्ट टर्म के अंदर आपके पूरे बिजनेस का वो एनालिसिस बहुत इजीली कर ले। उसके बाद में आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर अदर इनकम वर्सेस सेल्स का रेशियो वो निकालने वाला है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि जब भी आप टैक्स ऑडिट करें या फिर जीएसटीआर 9 और 9C फाइल कर रहे हैं और 9C के अंदर जब आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की सेल्स को जीएसटी की सेल्स से रिकंसाइल करवा रहे हैं, तो कई सारे फैक्टर्स ऐसे होंगे जो अदर इनकम का पार्ट बनते हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनते हैं। तो हमें भी तो उसे नोट करके रखना है, ताकि जब भी डिपार्टमेंटल ऑडिट आए तो हम ऑलरेडी ये रेशियो हमारे पास में हो, हम उसे केवल सबमिट करना पड़े, उस समय हमें कुछ भी एडिशनल एक्सरसाइज नहीं करनी पड़े। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ स्क्रैप, टोटल आउटवर्ड सप्लाई मेड, क्योंकि स्क्रैप पे बहुत ज्यादा पेपर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, इसलिए डिपार्टमेंट ने ये एक रेशियो और आपसे रिक्वायर्ड किया कि ये रेशियो आएगा तो वो और बेटर वे के अंदर एनालिसिस कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड आउटवर्ड सप्लाई, वैल्यू ऑफ टोटल आउटवर्ड सप्लाई, उसका रेशियो भी वो आपसे मांगने वाले हैं। क्यों, क्योंकि उसी के बेस पे तो आपका रूल 42, 43 आईटीसी का रिवर्सल, वो सारी चीजें उसके बेस पे कैलकुलेट होगी, इसलिए यहाँ पर आपसे वो वाली डिटेलिंग भी ये डिपार्टमेंटल अथॉरिटी करती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑन इनपुट परचेज प्राइस ऑफ इनवर्ड सप्लाई, आईटीसी कितनी है और परचेज कितनी है, दोनों के बीच का रेशियो भी तो सेट होना चाहिए कि आपने इस वैल्यू की परचेज की, इस पे ये इनपुट आ रही है या फिर नहीं आ रही है। आईटीसी कहीं आप एक्सेस अवेल कर रहे हो और परचेज का फिगर आपका कम है, तो वो यहां से वेरीफाई हो सकता है, इसलिए ये वाला रेशियो उन्होंने आपसे डिमांड किया है।
वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई वर्सेस टोटल सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई वर्सेस टोटल सप्लाई पेट्रोल पंप के केसेस में, या फिर नॉन जीएसटी के जो भी केसेस हैं उस केस में ये वाले रेशियो भी एप्लीकेबल हो जाते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं सर्विसेज की, तो सर्विसेज के केस में उसने टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट रिसीव्ड बोथ गुड्स और सर्विसेज, वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई कितनी है तो उसको क्या पता चल जाएगा, इनपुट और आउटपुट का रेशियो उसको पता चल जाएगा। पर्पज यहाँ पर एक ही है कि आपने कोई फेक आईटीसी तो क्लेम नहीं किया, या फिर आपने एक्सेसिव आउटपुट तो डिक्लेयर नहीं किया, या फिर आपने आउटवर्ड सप्लाई को कम तो नहीं किया है। ये सारे पर्पस उसके रहने वाले हैं। अदर इनकम नॉट चार्ज टू जीएसटी, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई, ऐसी अदर इनकम जिसपे आपने जीएसटी नहीं लगाया है, क्योंकि जब वो आपका ट्रेडिंग एंड पीएनएल का एनालिसिस करता है तो उस केस में वो कुछ फैक्टर्स निकालता है जिसपे जीएसटी लगना चाहिए, लेकिन आपने नहीं लगाया है, तो इसलिए वो उसकी डिटेलिंग भी आपसे यहाँ पर डिमांड कर रहा है। और जब भी डिपार्टमेंटल अथॉरिटी आती है और ये जो पूरे फॉर्मेट्स वो अपने से डिमांड करते हैं, उसके लिए वो अपने को 7 to 10 डेज का टाइम देते हैं, अपने को भी प्रॉपर एनालिसिस करके इसके अंदर फैक्ट्स को मेंशन करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में कोई लिटिगेशन हो तो हमारे पास में सारे आंसर हो, हम आंसर लेस कहीं पर भी नहीं। एडिशन टू प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड असेट्स ड्यूरिंग द ईयर, टोटल वैल्यू ऑफ असेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इससे भी वो एसेट्स के एडिशन का वैल्यूएशन करेगा, उससे रिलेटेड आईटीसी का वो यहाँ पर रेशियो निकालने वाला है। अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑन इनवर्ड सप्लाई, टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट, टैक्स पेड थ्रू कैश और क्रेडिट, इससे भी वो वही उसका पर्पज है कि सारा आपका इनपुट से तो सेट ऑफ नहीं हो रहा है, अदर इनकम क्या है उसका रेशियो वो यहाँ पर निकालने वाला है इस फॉर्म के थ्रू। सेकंड, वो आपसे कुछ क्वेश्चन ये रेज करने वाला है, इन क्वेश्चंस के आपको रिप्लाई उसको फ्रेम करने में। इसके रिप्लाई फ्रेम करते टाइम आप अपने क्लाइंट को अपने पास में बिठाएं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप अपने क्लाइंट से ले, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर्स आप खुद से नहीं दे पाएंगे, तो क्लाइंट से प्रॉपर डिस्कस करके, अगर आपके कुछ सीनियर्स हैं जो इसमें डील करते हैं उनसे डिस्कस करके फिर आप यहाँ पर रिप्लाई फ्रेम करें, क्योंकि आपकी पूरी ऑडिट का बेस ये रिप्लाईज ही रहने वाले हैं। आपकी ऑडिट होने के बाद में भी सेंट्रलाइज्ड बेसिस पे वापस ऑडिट होगी, जिस डिपार्टमेंटल अथॉरिटी ने ऑडिट की है वापस सेंट्रलाइज बेसिस पे कुछ सेलेक्टेड केस की स्क्रूटनी और ऑडिट होगी। अगर उसमें आपका केस आ गया तो जो रिप्लाईज आपने फ्रेम किए हैं उसको भी तो वापस चेक किया जाएगा। हो सकता है इस डिपार्टमेंटल अथॉरिटी को आपने लाइजनिंग के थ्रू या फिर जो भी वे आपका रहा उसके थ्रू आपने सेट कर दिया हो, आपकी ऑडिट आपने कंडक्ट करवा दी हो, लेकिन जब सेंट्रलाइज सिस्टम पे ऑडिट होती है जहां पर आपको पता भी नहीं है कि आपकी ऑडिट कौन कंडक्ट कर रहा है, तो ये जो रिप्लाईज है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर वैल्यू रखने वाले हैं। आपने जो फैक्ट्स जो फिगर्स यहाँ पे दिए सारे के सारे लॉक हो जाने वाले हैं। उसने सबसे पहले कुछ सेगमेंट दिए हैं, परचेज से रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सेल्स से रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है, आपके आईटीसी से रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन उसका है कि क्या आप सारी की सारी परचेज सेंट्रलाइज्ड करते हैं या फिर डिसेंट्रलाइज करते हैं। जो भी आपके क्लाइंट का केस हो, जैसा वहां पर एप्लीकेबल हो उसे आप मेंशन करें, और साथ में उसका रीजन भी मेंशन करें कि सेंट्रलाइज अगर हम ये परचेज मेंटेन कर रहे हैं तो उसके पीछे रीजन ये है, अगर हम डिसेंट्रलाइज परचेज मेंटेन कर रहे हैं तो उसके पीछे का रीजन ये है, वो भी यहाँ पर हमें क्लियरली इन्फॉर्म करना होगा। देन आफ्टर सेकंड क्वेश्चन उसका होने वाला है वेदर ऑल द परचेजेस आर मेड ओनली बाय द इश्यू ऑफ परचेज ऑर्डर। क्या आप परचेज ऑर्डर के थ्रू इश्यू करवाते हो, क्या उसकी सीरीज मेंटेन है, और परचेज ऑर्डर के थ्रू करते हो तो वो परचेज ऑर्डर आप कहां पर पब्लिश करते हो। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन भी डिपार्टमेंटल अथॉरिटी आपसे डिमांड करने वाली है। अगर आप परचेज ऑर्डर के थ्रू नहीं करते हो, डायरेक्ट जो सेलर्स हैं जो होलसेलर्स हैं उनसे आप गुड्स को प्रोक्योर कर रहे हो, तो उस केस में आपको ये वाला फैक्ट यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। वेदर देयर इज अ सिस्टम ऑफ ऑथराइज्ड वेंडर लिस्ट, अगर ऐसा कुछ है तो आपको उस ऑथराइज्ड वेंडर लिस्ट के बारे में बताना पड़ेगा। अगर वेंडर लिस्ट नहीं है तो उस केस में आपको बोलना है कि डायरेक्टली हम मार्केट से परचेज कर लेते हैं। जो भी आपकी बिजनेस का टर्म्स है, सिस्टम है, वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। वेदर रिजेक्टेड इनवर्ड सप्लाई आर स्टोर्ड सेपरेटली, ये वाला फैक्ट आपको यहाँ पर डालना है, क्योंकि उसका ये क्वेश्चन पूछने के पीछे रीजन ये है कि जो आपने रिजेक्ट कर दी इनवर्ड सप्लाई, कहीं आप उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट तो क्लेम नहीं कर रहे हो, ये आप कितने टाइम में डिसाइड करते हो कि आप कोई रिजेक्ट कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, उन सबका वो यहाँ पर आपसे पूछने वाला है, ताकि आपके अकाउंटिंग सिस्टम में वो वेरीफाई करेगा। यहाँ पे आपने जो आंसर लिखा, और जब आपकी फिजिकल ऑडिट होती है, जब वो डिपार्टमेंटल अथॉरिटी आपके बिजनेस में बिजनेस प्लेस पर प्रेमाइसेस पर आकर के बैठेगी, और जब वो आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को देखेगी, तो वो सारी की सारी चीजें आपसे वेरीफाई करवाने वाली है कि आपने तो बोल दिया वहां पर कि चलो मैं इनवर्ड सप्लाई जो भी मेरी रिजेक्ट होती है उसको मैं सेपरेटली स्टोर करता हूं और उसकी सेपरेट अकाउंटिंग होती है, और वहां पर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है,
तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। इसलिए यहाँ पर जो भी हम लोग आंसर देंगे वो प्रॉपर सारे के सारे फैक्ट को कंसिडर करते हुए हमें देना है। वेदर फॉर परचेज रिटर्न डेबिट नोट इश्यू होते हैं या फिर नहीं होते हैं, इसका हमें रिप्लाई देना है। रिजेक्टेड इनवर्ट सप्लाई का क्या प्रोसीजर होता है, एट व्हाट स्टेज आईटीसी आप क्लेम कर लेते हो, टेस्टिंग से पहले क्लेम करते हो, टेस्टिंग के बाद में क्लेम करते हो, कब आप आईटीसी क्लेम करते हो। मोस्टली आपको आंसर ये लिखना चाहिए कि हम टेस्टिंग के बाद ही आईटीसी क्लेम करते हैं, क्योंकि अगर पहले का हुआ तो टेस्टिंग के बाद कोई रिजेक्ट हुआ तो आप क्या करते हो, उसका रिप्लाई के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो सारे के सारे आंसर सोच करके जो भी हमारा रिप्लाई हम फ्रेम करें वो बहुत ध्यान से हमें फ्रेम करना है। On the inward supply rejected or short quantity received, whether the ITC reversal is done on each invoices or monthly basis, क्या आपका फॉर्म रहने वाला है कि आप मंथली बेसिस पे करते हो, या फिर अगर आपको कोई शॉर्ट क्वांटिटी रिसीव्ड हुई तो आप ईच इनवॉइस के ऊपर उसको लेस करते हो। वेदर एनी आइटम सप्लाइड फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या कोई आइटम आप फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई करते हो, क्योंकि अगर आप कस्टमर को फ्री सप्लाई कर रहे हो तो उस केस में उससे रिलेटेड आपको आईटीसी रिवर्स करनी होती है। ये क्वेश्चन पूछने के पीछे लॉजिक ये है कि आपने वो आईटीसी रिवर्स की या फिर नहीं की, वो चेक करना। ओके, देन नेक्स्ट आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वो आपसे पूछने वाला है। व्हाट इज मार्केटिंग पैटर्न इन थ्रू, डिपोर्ट के थ्रू आप बेचते हो, सी एंड एफ एजेंट के थ्रू बेचते हो, किसके थ्रू आप यहाँ पर सेल्स करते हो। जैसे ही आप सी एंड एफ एजेंट बोलोगे उसके कमीशन का क्या है, उसके कमीशन के ऊपर जीएसटी का क्या रहता है, वो सारी की सारी चीजें वो आपसे पूछने वाला है। आप आउटवर्ड सप्लाई के लिए कितनी सीरीज मेंटेन करते हो, एक या एक से ज्यादा अगर आप सीरीज मेंटेन करते हो तो उसकी डिटेलिंग वो आपसे मांगेगा। क्या सारी सीरीज पर आप जीएसटी पे करते हो, वो इन्फॉर्मेशन वो मांगेगा। उसके बाद में जो आउटवर्ड सप्लाई है उसको डिस्पैच करने के लिए ऑथराइज पर्सन कौन है। जैसे ही आपने बोल दिया कि मिस्टर एक्स ऑथराइज है, तो वो कुछ आपके आउटवर्ड सप्लाई की बिल्टीज मंगवा लेगा, उन पे साइन वो चेक करेगा कि किसने इसको ऑथराइज किया है, इनवॉइस के ऊपर चेक करेगा कि साइन किसने किए हैं। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, तो जो एक्चुअल में फैक्ट है हमें यहाँ पर वही मेंशन करना चाहिए, क्योंकि इनसे टैक्सेबिलिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, पर इनसे हमारे फर्म की पोजीशन पे एक बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। वेदर एनी चार्जेस फॉर इरेक्शन कमीशनिंग अगर आप कलेक्ट करते हो, अगर आपने लिखा यस तो क्या उसके ऊपर आप जीएसटी पे कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। अगर आपने नहीं पे किया है तो अब वो आपसे पे करवाएंगे। क्या आप टैक्स इनवॉइसेस इशू करते हो या फिर बिल ऑफ सप्लाई इशू कर रहे हो फॉर कॉम्पोजिट सप्लाई। वेदर एनी मेटेरियल सप्लाई टू द रिसिपिएंट एट फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या कोई मेटेरियल आपने फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई किया है। जैसे ही आप यस करोगे वो आपसे उसकी डिटेल मांगेगा, और डिटेल के साथ में वो बोलेगा कि इससे रिलेटेड जो आईटीसी है वो आपने रिवर्स की है या फिर नहीं की है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसके आईटीसी की रिवर्सल की कैलकुलेशन आपको साथ में रखनी पड़ेगी। इसलिए बार बार मैं आपसे रिपीट कर रहा हूं कि जब आप अपने क्लाइंट का जीएसटीआर 9 और 9C प्रिपेयर करें तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास में होनी चाहिए। इसके साथ में अगर क्लाइंट ने कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट माल सप्लाई किया है, कुछ गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, या फिर उसको कुछ गिफ्ट में आया है आइटम, उनकी सेपरेटली आईटीसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे 9 और 9C के साथ में अटैच होनी चाहिए, ताकि जब भी ऑडिट का केस आए या फिर फ्यूचर में कोई लिटिगेशन आए तो हम बहुत इजीली उसका रिप्लाई फ्रेम कर सकें। Any amount of marketing expense, advertisement, royalty, handling charges, insurance received from the recipient in any manner, अगर ऐसा कुछ भी आया है, क्योंकि वो आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी एनालिसिस करने वाला है, और ऐसे कोई भी चार्जेस अगर उसको रिसिप्ट साइड के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखते हैं, वो आपके लेजर की भी स्क्रूटनी करने वाला है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सेट ऑफ करके ही फिगर को दिखा देते हैं, वो एक्सपेंस हेड में आ जाता है, वो इनकम हेड में जाता ही नहीं है। पर जब वो आपकी स्क्रूटनी करेगा लेजर की, उस केस में उसको वो वाला फैक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो भी चीज आप मेंशन करें बहुत ध्यान से हमें यहाँ पर मेंशन करना है। वेदर कॉमर्शियल इनवॉइसेस और आउटवर्ड सप्लाई इनवॉइसेस आर सेम और डिफरेंट, जो भी है आपका टैक्स इनवॉइस अंडर जीएसटी और जो उसकी अदर इनवॉइसेस हैं, क्या दोनों ही मेंटेन हो रही है या फिर अलग अलग है, वो इन्फॉर्मेशन उसने हमने मांगी है। Who is authorized to fix the price of outward supply, आपकी आउटवर्ड सप्लाई की प्राइस कैसे फिक्स होती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रोविजंस है जो एंटी प्रॉफिटिंग के हैं, वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। इसलिए जब भी ऑडिट से रिलेटेड ये फॉर्मेट हमसे मांगा जाता है, डिमांड किया जाता है, तो एक एक पॉइंट पे हमें बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि हम जो भी रिप्लाई दे रहे हैं उसके वापस कुछ ना कुछ इफेक्ट आने वाले हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो वो बातें ध्यान में रखते हुए हमें पता करना है। जैसे इसने बोल दिया कि कौन बंदा है जो ऑथराइज है, फिक्स करता है प्राइस को, हम यहाँ पर रिप्लाई दे सकते हैं कि मार्केट कंडीशन के पे बेस्ड होती है हमारी प्राइसिंग। तो उस केस में एंटी प्रॉफिटिंग के जो प्रोविजंस है उसमें अगर कोई नोटिस आता है या उसमें हमसे वो कोई क्वेरी रेज करता है, तो यहाँ पर हम प्रॉपरली रिप्लाई फ्रेम करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। हमारे पास में ग्राउंड आ जाएगा कि हमने तो पहले ही आपको ये मेंशन किया था कि हम जो भी प्राइस फिक्स करते हैं वो मार्केट कंडीशन के ऊपर फिक्स करते हैं।
हु इज ऑथराइज टू मेक सप्लीमेंट्री आउटवर्ड सप्लाई इनवॉइसेस डेबिट नोट फॉर द प्राइस, कौन करता है, वो अपने को बंदे का नाम मेंशन करना है। क्या आपका GSTR 1 और आउटवर्ड सप्लाई टैली हो रही है या फिर नहीं हो रहा है, वो यहाँ पर हमें मेंशन करना है। whether any goods were received for repair etc on return by the recipient, अगर रिटर्न हुआ है तो उससे रिलेटेड ITC का आपने क्या किया, या फिर आउटपुट आपने कम की है या फिर नहीं की है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपसे वो मांग रहा है। डिस्काउंट से रिलेटेड आप क्या ट्रीटमेंट करते हो, क्योंकि डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक जो आपके इनवॉइस के टाइम पे या फिर इनवॉइस से पहले डिसाइड हो गया होगा, एक जो इनवॉइस के बाद में डिसाइड हुआ। जो इनवॉइस के टाइम या फिर इनवॉइस से पहले डिस्काउंट है उसके लिए हम लोग क्रेडिट नोट डेबिट नोट इश्यू कर सकते हैं, लेकिन जो बाद में हुआ उसे हम लोग एज ए फाइनेंशियल डिस्काउंट ट्रीट कर सकते हैं। फाइनेंशियल डेबिट नोट क्रेडिट नोट उसके लिए हम लोग इश्यू कर सकते हैं, उसमें GST की कोई भी इंप्लीकेशन नहीं आएंगे। तो जब भी हम लोग डिस्काउंट का यहाँ पर बाइफर्केशन करें और डिस्काउंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे ऑडिट के केस के अंदर यहाँ पे हम लोग मेंशन कर रहे हैं, तो उसे प्रॉपर्ली सोच करके कि हमारे यहाँ पे कितने टाइप के डिस्काउंट है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो डिस्काउंट का हेड लगा हुआ है उसका बाइफर्केशन क्या है, उसे प्रॉपर्ली बाइफर्केट करके हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन फीड करनी है। whether recipient accounts are debited with the net amount of invoices or gross amount, क्या रहता है, जो भी प्रोसीजर आपके इंडस्ट्री का है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। अगर आप स्टॉक मेंटेन करते हैं तो स्टोर से रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन रेज करने वाला है कि स्टोर के केस में आप उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन होता है या फिर नहीं होता है, जो आपके डिफेक्टेड गुड्स है वो आप स्टोर में कैसे डालते हैं, जो आपका स्टॉक है वो आप ABC एनालिसिस जो होता है कि जो मोर वैल्यू का गुड्स है उसकी क्वांटिटी से रिलेटेड, जो कम वैल्यू का गुड्स है उसकी क्वांटिटी क्या रहती है, वो सारी डिटेलिंग आप मेंटेन करते हैं। ABC एनालिसिस आप करते हैं या फिर नहीं करते हैं, इंश्योरेंस क्लेम आप क्लेम करते हैं या फिर नहीं करते हैं, जो स्टॉक आप में से पड़ा है उसमें से जॉब वर्क पे जो आप गुड्स भेजते हैं उसकी डिटेलिंग आप कैसे मेंटेन करते हैं, उससे रिलेटेड फॉर्म ITC 04 आप फाइल करते हैं या फिर नहीं फाइल करते हैं। ये सारे क्वेश्चन स्टोर से रिलेटेड भी वो आपसे पूछने वाला है, तो आपको तैयार रहना है। अगर आपके क्लाइंट के केस में स्टॉक रहता है, वो सेपरेटली स्टोर मेंटेन करता है, तो उस केस में इन क्वेश्चंस के आंसर भी हमारे पास में होने चाहिए। उसके बाद में टैक्स अकाउंटिंग से रिलेटेड हमारे पास में कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं। वेदर GST पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई आर शोन सेपरेटली इन द परचेज अकाउंट, खाली टैक्सेबल वैल्यू अलग गई है जो आपके परचेज में गई है, और जो उसके अंदर GST का फिगर था वो अलग है। वेदर ऑल इनवर्ड सप्लाई इनवॉइसेस आर एंटर्ड फॉर फुल वैल्यू, thereafter rejected stock quantity credit note or sales return invoices is prepared। GST पेबल का आपने क्या किया है, कैपिटल गुड्स जो आपने शो किया है, क्या आपने GST के साथ वाला फिगर ही बुक्स में शो किया है या फिर GST को आपने सेपरेटली शो किया है, और जो टैक्सेबल वैल्यू थी उसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया है। कहीं आपने GST वाले फिगर पर भी डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया और GST भी क्लेम कर ली, ऐसा तो नहीं किया है। इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स फुल्ली रिटर्न ऑफ, whether GST deducted from such expenditure account or not। जॉब वर्क के केस में वो आपसे पूछने वाला है कि आपके इनपुट और आउटपुट के रेशियो के अंदर जॉब वर्क क्या रहता है। प्रिंसिपल को जो आपने गुड सप्लाई किया वो 6 महीने में नहीं आया, 180 दिन में आपके पास नहीं आया, तो आप कौन सा प्रोसीजर फॉलो करते हो। जॉब वर्क के केस में क्या आप ITC 04 फाइल करते हो। प्रिंसिपल के प्लेस से जब जॉब वर्कर के प्लेस पे कोई गुड्स जाता है फॉर जॉब वर्क, तो कहीं आप सेल्स जॉब वर्क के प्लेस से डायरेक्ट तो नहीं कर देते हो, और अगर करते हो तो उसके प्रोविजंस उसकी प्रोसेसिंग क्या रहती है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस वो आपसे जॉब वर्क के केस में भी पूछने वाला है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस डिजाइन करके आपके सामने वो रखेगा जब भी आपके किसी क्लाइंट का केस स्क्रूटनी में आता है, ऑडिट में आता है, जब डिपार्टमेंटल ऑडिट आती है, तो ये सारी की सारी चीजें, ये सारे के सारे क्वेश्चंस वो आपसे रेज करने वाला है। कुछ और क्वेश्चनर्स हैं जो वो आपसे पूछने वाला है, जैसे एक टेबल आएगी आपके पास में, ये फॉर्मेट फिक्स है, चाहे सेंटर की ऑडिट आए चाहे स्टेट की ऑडिट आए, आपके पास में ये वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आपको तैयार रहना है। अगर आपके क्लाइंट के केस में ऑडिट का नोटिस आता है तो ये सारी की सारी चीजें आपको रेडी रखनी है। और मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इनके रिप्लाई आप जब भी फ्रेम करें तो सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक एक चीज प्रॉपरली डिस्कस करके हमारे क्लाइंट के साथ बैठ करके फिर हमको रिप्लाई फ्रेम करना है। ये कुछ क्वेश्चंस और वो अपने से पूछने वाला है, जैसे उसने पूछा टैक्सेबल सप्लाई मेड, तो टाइप ऑफ सप्लाई क्या है आपकी, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ये नॉर्मल क्वेश्चंस है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चंस है, इनके आप लोग रिप्लाई फ्रेम कर सकते हो। जो डिटेल वाले क्वेश्चन थे हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। वैल्यूएशन से रिलेटेड पार्ट्स हमारे पास में रहने वाला है। उसके बाद में
एक वॉक थ्रू होता है कि उनका प्रोसेस क्या है, इस ऑडिट का प्रोसेस क्या है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि ऑडिट का फ्लो क्या रहने वाला है। तो देखो, सबसे पहले वो आपकी परचेज चेक करेगा, वेंडर का डेवलपमेंट क्या है, सप्लायर आइडेंटिफाई करेगा, क्वांटिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट करेगा, टेंडर डॉक्यूमेंट, अगर आपने बोल दिया कि जो हम परचेजिंग करते हैं वो टेंडर के बेस पे करते हैं, तो आपसे वो टेंडर डॉक्यूमेंट की भी रिक्वायरमेंट कर सकता है हायर परचेज बेसिस पे। आपने बोला हम परचेज के ऑर्डर इश्यू करते हैं, तो आपसे वो परचेज के ऑर्डर की डिमांड करेगा। तो जो भी रिप्लाई में हम डालें, हमें पता होना चाहिए कि उससे रिलेटेड जो बैकग्राउंड मटेरियल है वो सारा हमारे पास में रेडिली अवेलेबल है, हमारे पास में प्रिपेयर्ड है। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड वो आपसे पूछ सकता है गेट रजिस्टर क्या है, वो अवेलेबल है या फिर नहीं है, वेटमेंट रजिस्टर है या फिर नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पेपर ट्रांजेक्शन होते हैं ना, खाली पेपर ट्रांजेक्शन, उसमें होता क्या है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन होता है, ई वे बिल भी होता है, लेकिन गुड्स आया गया नहीं होता है, केवल पेपर ट्रांजेक्शन होता है। वो ट्रांजेक्शन कैसे पकड़े जाएंगे, ये कुछ डिटेल्स हैं, इनके थ्रू वो ट्रांजेक्शंस पकड़े जाएंगे। इनमें से अगर कोई भी एक एलिमेंट मिसिंग है तो उसको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर पेपर ट्रांजेक्शन हो रहा है, और उस पूरी चेन में से कोई अगर एक एंटिटी पकड़ी गई तो पूरा चैनल टूट जाएगा और पूरा चैनल पकड़ में आ जाएगा। तो ये तरीका है जिससे डिपार्टमेंटल जो ऑफिसर्स हैं इन फेक ट्रांजेक्शंस को, पेपर ट्रांजेक्शंस को जो है रिकवर कर लेते हैं। मटेरियल रिसिप्ट, लैब टेस्ट की रिपोर्ट्स, जैसे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड हो और अगर आप अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग करवाते हो तो वो लैब टेस्ट की रिपोर्ट भी आपसे मांगने वाला है। रिटर्न ऑफ रिजेक्ट क्या रहने वाला है, इनवर्ड सप्लाई की डिटेल, इनवर्ड सप्लाई कोई अगर आपने रिटर्न ऑफ की है उसकी डिटेल, कैपिटल गुड्स से रिलेटेड डिटेल, फिक्स्ड असेट्स रजिस्टर चेक करेंगे, डेप्रिसिएशन जो आईटी ऑडिट आपसे मांगते हैं उसको वो लोग यहाँ पर चेक करने वाले हैं। कोस्टिंग से रिलेटेड अगर आपकी कोस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है तो वो कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट आपसे मांगेंगे, नहीं तो आपका ट्रायल बैलेंस लेंगे, बैलेंस शीट लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेंगे। कुछ आपके अगर बड़े क्रेडिटर्स हैं तो क्रेडिटर्स के अकाउंट को वो चेक करेंगे, वहां पर वो देखेंगे कि 180 डेज के अंदर पेमेंट वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है या फिर नहीं हो रही है, या फिर जो आपका सबसे बड़ा क्रेडिटर है हो सकता है उस एंटिटी के वहां भी वो लोग पहुंच जाए और उससे जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो क्रॉस टैली करें, आपसे उसका कंफर्मेशन भी मंगवा सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक ऑडिट के दौरान डिपार्टमेंटल अथॉरिटी आपसे डिमांड करती है। अदर इनकम अगर आपकी एनुअल रिपोर्ट में कोई है, डेटर लेजर, क्रेडिटर लेजर, रजिस्टर ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन, आपके खुद के जो लोन्स है, क्योंकि वो फाइनेंस के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है इसलिए यहाँ पर उसकी डिटेलिंग भी वो आपसे लेने वाला है। रजिस्टर ऑफ एडवांस, डीलर्स एग्रीमेंट, आरबीआई अप्रूवल फॉर पेमेंट ऑफ रॉयल्टी आपके पास में है या फिर नहीं है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो आपसे यहाँ पर कलेक्ट करेगा। नेक्स्ट, अब जो डिपार्टमेंटल अथॉरिटी है जो आपकी ऑडिट कंडक्ट कर रहा है उसको भी कुछ वर्किंग पेपर तैयार करने होते हैं, और जब हम उसके वर्किंग पेपर पे डिस्कशन करेंगे ना तो हमको पता चलेगा कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मांगने का उसका क्या क्या पर्पस होता है। तो देखो, सबसे पहले वो आपके नेचर ऑफ बिजनेस ऑपरेशन ऑफ द टैक्सेबल पर्सन पे कमेंट करेगा कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। उसके बाद में आप अपने बिजनेस में कौन कौन से प्रिंसिपल इनपुट काम में ले रहे हो या फिर कौन कौन से कैपिटल गुड्स काम में ले रहे हो, उसकी इंफॉर्मेशन वो तैयार करेगा। ये सब इंफॉर्मेशन तैयार करने के लिए ही तो वो आपसे इतनी सारी डिटेल्स मांग रहा है। उसके बाद में 3 फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने कितनी सप्लाई किया है, कितना जीएसटी का पेमेंट किया है, आपने कैश में पेमेंट किया कितना किया है, उसका रेशियो कितना है, आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट के थ्रू पेमेंट कितना किया है, उसका रेशियो कितना है, वो यहाँ पर पता करने वाला है। उसके बाद में गुड्स से रिलेटेड वो पता करेगा कि आपके ट्रायल बैलेंस में क्या डिटेल आ रही है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आ रही है, इनकम टैक्स की ऑडिट रिपोर्ट जो सेक्शन 44 AB के अंदर आती है उसमें क्या डिटेल जा रही है, आपका जो फॉर्म 26 AS है उसमें क्या डिटेल जा रही है। ये सारी की सारी डिटेल्स को वो आपस में उसको रिकंसाइल करवाना होता है, और इनमें से अगर किसी एक में भी मिसमैच आता है तो उसके लिए डाउट, उसको यहाँ पर उसको रिमार्क डालना होगा कि यहाँ पर इसलिए डिफरेंस आ रहा है। फिर हमने जो उसको रेशियो एनालिसिस प्रोवाइड करवाया, जो डेटाबेस हमने उसको दिया, जो रेशियो हमने उसको प्रोवाइड करवाया, वो उस रेशियो का फर्दर एनालिसिस करेगा और उस फर्दर एनालिसिस के बेस पे उसको कमेंट करना होता है। क्योंकि ये जो ऑडिट होती है जो डिपार्टमेंटल अथॉरिटी कंडक्ट कर रही है, इस ऑडिट के बाद में वापस सेंट्रलाइज्ड ऑडिट भी होती है जिसके बेस के ऊपर उस ऑडिट को कंक्लूड किया जाता है। उसका ऑडिट प्लान क्या है वो भी यहाँ पर मेंशन करना होगा। इसके बाद में रेवेन्यू रिस्क एनालिसिस उसको करना होता है। सबसे बड़ा काम ही उसका यही होता है कि कोई रेवेन्यू रिस्क तो नहीं है, कहीं कोई जीएसटी पेमेंट में जो डिफॉल्टी है वो डिफॉल्ट तो नहीं कर रहा है, जो टैक्स पेयर है वो डिफॉल्ट तो नहीं कर रहा है, कहीं वो फेक आईटीसी तो क्लेम नहीं कर रहा है, कहीं वो कुछ ऐसी सप्लाईज तो नहीं दे रहा है जिसके ऊपर उसको जीएसटी का पेमेंट करना है लेकिन वो पेमेंट नहीं कर रहा है। तो रेवेन्यू रिस्क एनालिसिस के पैरा के अंदर उसको ये सारी की सारी चीजें डालनी होती है। उसके बाद में उसको ट्रेंड एनालिसिस करना होता है।
ऑडिट आई है, लास्ट ईयर आपने क्या किया था, नेक्स्ट ईयर आप क्या करोगे, करंट ईयर आपका क्या चल रहा है, या फिर जो पीरियड आपका ऑडिट का है उस पीरियड में क्या हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस पीरियड की ऑडिट आई है और लास्ट ईयर के डेटा में बहुत बड़ा वेरिएशन है, या फिर उसके अगले ईयर के अंदर बहुत बड़ा वेरिएशन है। तो वो पूरा का पूरा ट्रेंड एनालिसिस उसको करना होता है। ये सारे के सारे ट्रेंड्स हैं, मूवमेंट ऑफ इनवर्ड सप्लाई वो करेगा, आउटवर्ड सप्लाई का ट्रेंड एनालिसिस करेगा, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का ट्रेंड एनालिसिस करने वाला है, जो अदर सप्लाईज है उसका ट्रेंड एनालिसिस करने वाला है, जो आपकी कैपिटल गुड्स है उसका ट्रेंड एनालिसिस वो यहाँ पर करने वाला है। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑडिटर, जो भी आपका डिपार्टमेंटल अथॉरिटी है उसको उसके ऑब्जर्वेशन भी यहाँ पे डालने हैं। फिर आपने जो टैक्स अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन दी है, जो आपने ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट रेडी किया है, या फिर जो आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो रिपोर्ट्स आपकी जनरेट हुई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद में आपके जो पर्सनल इंटरव्यू वो लेता है, चाहे वो अपने डिपार्टमेंट में बुला करके आपसे बात करे या फिर आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे आकर के वो वेरीफाई करे, तो उस इंटरव्यू के अंदर उसने कौन कौन से पॉइंट्स कंसीडर किए हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन भी यहां पर वो आपसे डिमांड करने वाला है। उसके बाद में कुछ रेशियो एनालिसिस करेगा, आपकी सेल्स कितनी है, परचेज कितनी है, टैक्स अकाउंटिंग आप कैसी करते हो, रिकॉर्डिंग ऑफ इनवॉइस आपका कैसा है, कैश सेल्स परचेज कितनी है, क्योंकि कैश का पोर्शन बहुत भारी मात्रा में, अगर आपका ज्यादा कैश सेल्स और कैश परचेज है तो उसके डाउट्स बढ़ जाते हैं, तो उसका जो ऑडिट वाला परसेंटेज है वो पार्ट उसको बढ़ाना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीजें वो कंसिडर करता है। उसके बाद में उसको उसका ऑडिट प्लान डिसाइड करना होता है, ऑडिट प्लान यहाँ पे उसको मेंशन करना होता है। जब वो वेरिफिकेशन करता है यूनिट का, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसको यहाँ पर मेंशन करनी होती है। तो ये कुछ डिटेल्स जो उसको यहाँ पर मेंशन करनी होती है। तो ये कुछ एनेक्स्चर्स हमने देखे जो उसको फिल करने होते हैं। जो लास्ट उसका वर्किंग पेपर वाला एनेक्स्चर है वो हमारे लिए इतना रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन उसको प्रिपेयर करनी है, वो हमको प्रिपेयर नहीं करनी है। जो डेटा हमने उसको प्रोवाइड करवाया, जो एनेक्स्चर्स हमने उसको प्रोवाइड करवाए, उस एनेक्स्चर्स के बेस के ऊपर उसको वो वाली इंफॉर्मेशन वहां पर प्रिपेयर करनी होती है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने जो रेशियो एनालिसिस को प्रोवाइड करवाया, उसने जो क्वेश्चनियर सीट हमको दी, जो फर्दर जो जर्नल क्वेश्चनियर सीट हमको दी, उन शीट्स के बिहाफ पे उनसे जो डेटा उसने कलेक्ट किया, जब उसने फिजिकल वेरिफिकेशन किया, उस सब के बिहाफ पे उसको क्या करना होता है, ये रिपोर्ट रेडी करनी होती है, और ये रिपोर्ट सेंट्रलाइज्ड ऑफिस सिस्टम के पास में जाती है, और वहां से इसके अंदर फर्दर जो भी डिटेलिंग उनको करनी होती है वो ये सब करते हैं। तो इसलिए ये रिपोर्ट हमारे लिए इतने रिलेवेंट नहीं है, बट एक बार हम इसकी स्टडी कर ले तो हमें ये पता चल जाएगा कि डिपार्टमेंटल अथॉरिटी हमसे जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मांग रही है उसके पीछे उसका पर्पस क्या है। तो इस तरह से जब भी आपकी जीएसटी ऑडिट आती है तो वो आपसे यही 6 एनेक्स्चर हैं जो आपसे मांगने वाले हैं, यही कुछ रेशियो एनालिसिस है, यही कुछ फैक्ट्स है। और सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान रखनी है, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, रेशियो एनालिसिस तो आपका प्रॉपर हो गई, क्योंकि वो आपको आपके सिस्टम से ही निकालना है, पर जो क्वेश्चन के आंसर्स आपको फ्रेम करने हैं वो आपको बहुत ध्यान से फ्रेम करने हैं। कोई भी गलत फैक्ट वहां पे मेंशन नहीं करना है, क्योंकि सारी की सारी बातें आपके बोलने के बाद में वहां पर लॉक हो जाएगी। इसलिए आप रिटर्न में सब कुछ दे रहे हो तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से जब हमने आज सेशन स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने डिपार्टमेंटल नोटिसेस कैसे फ्रेम करने हैं, कौन कौन से फैक्ट्स को वहां पर कंसीडर करना है, कुछ नोटिस के फॉर्मेट हम लोगों ने डिस्कस किए। उसके बाद में डिपार्टमेंटल ऑडिट के बारे में हमने बात की, वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमसे मांगते हैं, उससे रिलेटेड हमें कैसे डिटेल प्रिपेयर करनी है, कौन कौन से रेशियोज हमसे मांगने वाले हैं, कौन कौन सी बातों को डिपार्टमेंटल ऑडिट के टाइम पे ध्यान में रखना है, वो सब कुछ हमने डिस्कस किया। अगर आपको प्रैक्टिकल वे में कोई दिक्कत आ रही है, कोई डिपार्टमेंटल ऑडिट के केस में आपको कोई दिक्कत आ रही है, यहाँ पर आपका कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, तो आप पर्सनली व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज डाल सकते हैं, या फिर टेक्स गुरु की वेबसाइट ऑफिशियल जो मेल आईडी है उस पर आप अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको एक रीजनेबल टाइम के अंदर उसका रिप्लाई प्रोवाइड करवा दूंगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज जो हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा काम आने वाली है, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले ट्रेडिक्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस द कमिश्नर। इस केस के अंतर्गत हुआ क्या, किसी क्लाइंट ने, किसी बंदे ने, किसी टैक्स पेयर ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और डिपार्टमेंटल अथॉरिटी ने बिना उसको कोई नोटिस सर्व किए उसके प्लेस का फिजिकल वेरिफिकेशन किया। तो यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ये वाला ऑर्डर दिया, ये वाला जजमेंट दिया कि बिना नोटिस के किसी भी टैक्स पेयर के प्लेस का फिजिकल वेरिफिकेशन आप नहीं कर सकते हो।
कई सारे क्लाइंट के केस में होता यही है कि जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो विदाउट एनी नोटिस वो लोग फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आ जाते हैं और हम लोग वहां पर जो उनकी डिमांड होती है उसको फुलफिल करते हैं, जैसे भी वॉट एवर विल बी द डिमांड। तो लेकिन यहाँ पर हम लोग इस केस का रेफरेंस ले सकते हैं और उनको ये बोल सकते हैं कि सर आपको कोई अथॉरिटी नहीं है कि बिना नोटिस दिए आप हमारे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमारे इस प्लेस का वेरिफिकेशन करो। ओके, देन आफ्टर सीमा गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिल्ली हाईकोर्ट का डिसीजन है जो कि नोटिफिकेशन नंबर 4/2022 सेंट्रल टैक्स का नोटिफिकेशन है डेटेड 13/7/2022, उससे रिलेटेड है और ये डिसीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है कि रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर पर्सनल यूज, इसके अंदर क्या था, टैक्स पेयर ने कोई रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पे ली और जब उसने रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पे लिए पर्सनल यूज के लिए इन पर्सनल कैपेसिटी, तो उस केस में यहां पर जीएसटी के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते हैं, यहां पर उसे आरसीएम पे नहीं करना है। जबकि जो नोटिफिकेशन आया उसमें गवर्नमेंट ने यह लिखा था कि रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेजिडेंशियल पर्पस जब ली जाती है तो उस केस में उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा अंडर आरसीएम। लेकिन यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ये वाला डिसीजन दे दिया है नोटिफिकेशन नंबर 4/2022 का रेफरेंस लेते हुए कि रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग जब पर्सनल यूज के लिए, जब वो पर्सनल कैपेसिटी के अंदर लेगा तो यहां पर जीएसटी के अंडर में कोई भी आरसीएम पे करने की यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है। ये वाला डिसीजन दिल्ली हाईकोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट हमारे लिए। नेक्स्ट, मेसर्स ओम प्रकाश स्टोर वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड, इसके अंतर्गत हुआ क्या, डिपार्टमेंटल अथॉरिटी ने सेक्शन 73 का नोटिस दिया। सर सेक्शन 73 मतलब कल हमने डिस्कस किया था जिसके अंदर हम उस टैक्स पेयर को भोला मानते हैं, फ्रॉड नहीं किया है, उसका इंटेंशन फ्रॉड का नहीं है, डिपार्टमेंटल अथॉरिटी ने डिमांड के लिए उसको नोटिस दिया, नोटिस के अंदर पर्सनल हियरिंग के अंदर एनए लिखा हुआ था, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पर झारखंड हाईकोर्ट ने बोला कि ये नोटिस सही नहीं है, ये नोटिस एज पर रूल्स है ही नहीं, क्योंकि आपको 73 के अंदर कोई भी अगर आप नोटिस देते हो तो आपको पर्सनल हियरिंग का क्लाइंट को, टैक्स पेयर को ऑप्शन देना होगा और उसने यहाँ पर पर्सनल हियरिंग में एनए लिख दिया, तो यहाँ पर झारखंड हाईकोर्ट ने डायरेक्ट उस नोटिस को अनवैलिड कर दिया। तो इस तरह से डिपार्टमेंटल अथॉरिटी हमें कुछ भी बोले, हाईकोर्ट जो डिसीजन देती है, अब कभी हमारे पास में कोई 73 का नोटिस आए और उसमें अगर एनए लिखा हो तो हम क्या करेंगे, हम उसका रिप्लाई देंगे, टैक्स का पेमेंट कर देंगे। लेकिन अगर हम इस केस का रेफरेंस ले तो हम इस केस का रेफरेंस लेकर वहां पर ये कंटेंशन कर सकते हैं कि तो नोटिस ही वैलिड नहीं है तो हम इसका रिप्लाई ही क्यों दें। तो कई बार केस स्टडीज हमारा बहुत ज्यादा हेल्प करती है हमारे केस में, हमारे पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो आप कोशिश करें कि डेली एक केस स्टडी जरूर रीड करें। वैसे वेरी नियर फ्यूचर हम लोग एक केस स्टडीज का सेशन लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर डेली हम लोग एक केस स्टडी लॉ से रिलेटेड आपसे बात करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ओके सर, नेक्स्ट केस स्टडी पे आ जाते हैं जिसके अंदर डीके एंटरप्राइजेस वर्सेस द असिस्टेंट एंड डेप्यूटी कमिश्नर ने डिसीजन दिया, मद्रास हाईकोर्ट का केस है। इस केस के अंदर हुआ क्या था कि गोडाउन के अंदर माल पड़ा था और गोडाउन के अंदर माल पड़ा और डिपार्टमेंटल अथॉरिटी ने उसका सीजर और डिटेंशन कर दिया। तो यहां पर मद्रास हाईकोर्ट ने बोला कि गुड्स जब ट्रांजिट में होता है ना तभी आप उसका सीजर कर सकते हो, तभी आप डिटेंशन कर सकते हो। अगर गुड्स ऑलरेडी गोडाउन के अंदर पड़ा है तो उसका डिटेंशन और सीजर नहीं हो सकता है। तो जब भी हमारे पास में कोई डिपार्टमेंटल अथॉरिटी आती है और हमारे गुड्स जो कि गोडाउन में पड़ा है और उसका अगर वो डिटेंशन करती है तो हम इस केस स्टडी का रेफरेंस ले सकते हैं और इस रेफरेंस लेकर के हम ये बोल सकते हैं कि हमारा गुड्स इन ट्रांजिट नहीं है। ओके सर, ये केस स्टडी है, एक सेकेंड, ये केस स्टडी है महावीर पॉलीपास्ट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन था कि जो गुड्स हमारा लेइंग पड़ा है सीज्ड किसके अंदर, ट्रांजिट के अंदर, उसको ही आप डिटेंशन कर सकते हो, लेकिन जो गोडाउन के अंदर पड़ा है उसको आप सीज नहीं कर सकते हो। और ऊपर वाली जो केस स्टडी हमारे पास है मेसर्स डीके एंटरप्राइजेस वर्सेस द असिस्टेंट एंड डेप्यूटी कमिश्नर, मद्रास हाईकोर्ट ने यहां पर यह डिसीजन दिया कि जीएसटी डिपार्टमेंट अगर कोई हॉलीडे है या फिर वर्किंग डे है तो सीजर और डिटेंशन के लिए वर्किंग डे या फिर हॉलीडे को कंसीडर नहीं किया जाएगा, चाहे वो हॉलीडे है। और अगर आपको डिटेंशन करना है, आपके पास में डिटेंशन के ऑर्डर पड़े हैं तो उस केस में आप डिटेंशन कर सकते हो, हॉलीडे से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये वाला डिसीजन मद्रास हाईकोर्ट ने दिया। जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यहाँ पर ये बोला कि अगर कोई गुड्स आपका गोडाउन में पड़ा है तो आप उसका सीजन नहीं कर सकते हो, उसको सीज नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर गुड्स ट्रांजिट के अंदर है तो उस केस में आप उसको सीज कर सकते हो। जो थर्ड नेक्स्ट केस स्टडी हम लोग पढ़ने वाले हैं मेसर्स गंदर ऑयल रिफाइनरी लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट ऑफ कमिश्नर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने, ये वाला ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर
कर चुके हैं नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 डेटेड 5/7/2022, जिसके अंतर्गत रिफंड के लिए 1 मार्च 2022 से 28 फरवरी 2022 तक का पीरियड एक्सक्लूड कर दिया गया है। मतलब आप पुराना रिफंड क्लेम कर सकते हो इस 2 साल के पीरियड को एक्सक्लूड करने के बाद। तो यहाँ पर इस डिसीजन को भी आप रेफरेंस में ले सकते हो। इसी के साथ में गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन सीबीआईसी का नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 भी आप यहां पर कंसीडर कर सकते हो। उसके बाद में इंडिया सीमेंट लिमिटेड वाला डिसीजन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जो माइनिंग से रिलेटेड है। रॉयल्टीज ऑलरेडी टैक्स, तो रॉयल्टी पे सर्विस टैक्स नहीं लगना चाहिए। उसके बाद में उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाला डिसीजन भी रॉयल्टी से रिलेटेड है। गोवा माइनिंग एसोसिएशन का डिसीजन भी रॉयल्टी से रिलेटेड है। ये 3 डिसीजन हमने ऑलरेडी एक नोटिस के रिप्लाई के अंदर डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट का है, सत्यम शिवम पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड। इस केस में हुआ क्या था, टैक्स पेयर ने कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट के अंदर लोड करवाया, ई वे बिल भी बनाया, ट्रांसपोर्टर गुड्स को लेकर के रवाना हो गया। रात की 8:30 बजे कुछ स्ट्राइक हो गई, इस वजह से उसको गुड्स को वहीं पर ही उसको हेल्ड करना पड़ा और वो गुड्स अपने घर पे लेके चला गया। नेक्स्ट डे भी वो स्ट्राइक चली, इस वजह से वो गुड्स को डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा सका। नेक्स्ट डे जब वो उस गुड्स को लेके जा रहा था, डिपार्टमेंटल अथॉरिटी ने गुड्स को पकड़ लिया और उसने बोला कि आपका ई वे बिल एक्सपायर हो गया है, इसलिए यहां पर आप पेनल्टी के लिए लाइबल हो। डिपार्टमेंट ने यहां पर उसके ऊपर 69,000 की पेनल्टी इंपोज कर दी। असेसी ने पेमेंट कर दिया और फिर उसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट पिटिशन फाइल कर दी। जैसे ही असेसी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट पिटिशन फाइल की, तो यहाँ पर एपेक्स कोर्ट ने ये वाला डिसीजन दिया कि ई वे बिल एक्सपायर होना उसके हाथ में नहीं था, उसके कंट्रोल में नहीं था। यहाँ पर सिचुएशन ऐसी थी जिसकी वजह से उसका ई वे बिल एक्सपायर हो गया। और सेकेंड रीजन, यहाँ पर कोई भी रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ है, उसने कोई टैक्स इवेजन नहीं किया है और डिपार्टमेंटल अथॉरिटी ने जो ये पेनल्टी लगाई है 69,000 की, डिपार्टमेंटल अथॉरिटी को इस पेनल्टी को विद इंटरेस्ट रीपे करने का ऑर्डर भी यहां पर एपेक्स कोर्ट ने दे दिया। यहां पर डिपार्टमेंटल अथॉरिटी ने ऑल्दो ये वाला कंटेंशन किया कि उसने उसकी मर्जी से यहां पर पेमेंट किया है, फिर भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि उसने पेमेंट किया तो आपने पेमेंट लिया क्यों। कोर्ट के डिसीजन के ऑर्डर के सेम यही वर्ड्स थे कि आप यहां पर नहीं ले सकते हो। और जिस बंदे ने ये ऑर्डर पास किया, जिस डिपार्टमेंटल अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया, उसने खुद ने इस ऑर्डर के ऊपर साइन भी नहीं किए, इसलिए यहाँ पर एपेक्स कोर्ट ने डिपार्टमेंट के ऊपर पेनल्टी लगाते हुए 10,000 की एडिशनल पेनल्टी लगाई प्लस 69,000 का रीपेमेंट प्लस इंटरेस्ट के साथ उस टैक्स पेयर को वापस रीपे करवाया। तो हम इन केस स्टडी का जब हम लोग रेफरेंस लेते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कई सारे ऐसे डिसीजन दे रहा है जो मैक्सिमम केसेस में टैक्स पेयर के फेवर में ही आ रहे हैं। जहां पर हम सही है वहां पर फेवर में ही आ रहा है। नेक्स्ट डिसीजन अभी लेटेस्ट है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का डिसीजन, वो भी ई वे बिल की एक्सपायरी से रिलेटेड है। ई वे बिल जब एक्सपायर हो रहा था उसके ठीक 4 घंटे के बाद डिपार्टमेंटल अथॉरिटी ने जो गुड्स डिटेन कर लिया और उन्होंने बोला आपका ई वे बिल एक्सपायर हो गया। असेसी बोल रहा है कि सर मेरी नेग्लिजेंस की वजह से एक्सपायर हो गया है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने, डिपार्टमेंटल अथॉरिटी ने पेनल्टी लगा दी, असेसी की नहीं सुनी, टैक्स पेयर की नहीं सुनी। टैक्स पेयर ने रिट पिटिशन लगाई हाईकोर्ट के अंदर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यहाँ पर ये डिसीजन दिया कि ई वे बिल मेयर एक्सपायर होने से कोई यहाँ पर टैक्स इवेजन नहीं हुआ है और टैक्स इवेजन नहीं हुआ है, इसलिए जो डिपार्टमेंटल अथॉरिटी ने पेनल्टी यहाँ पर लगाई है वो अंडर द लॉ सही नहीं है और उन्होंने उस पेनल्टी को यहाँ पर नहीं माना और पेनल्टी को रिमूव कर दिया। तो ये वाला डिसीजन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ई वे बिल एक्सपायरी के केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट। देन आफ्टर हम लोग लेते हैं गुजरात हाईकोर्ट का डिसीजन। डिवीजन बेंच ने ये वाला डिसीजन दिया है मेसर्स दीपक प्रिंट्स के केस में। उस केस में हुआ क्या था, कोई असेसी ने अपना जो जीएसटीआर 3B है वो गलती से गलत फाइल कर लिया, कुछ इनवॉइसेस उसके अंदर रॉन्गली एंटर्ड कर दी। उसने फिर एक लेटर दिया, नोडल ऑफिसर उसका था राजकोट का, उसको एक ऑर्डर दिया और उसको एक नोटिस दिया। उसको नोटिस दे करके उसको बोला कि सर मैंने ये इनवॉइसेस गलती से यहाँ पर डाल दी है, मुझे इन्हें रेक्टिफाई करने का ऑप्शन दिया जाए। नोडल ऑफिसर ने उसे मना कर दिया तो उस टैक्स पेयर ने गुजरात हाईकोर्ट के अंदर रिट पिटीशन फाइल की और गुजरात हाईकोर्ट ने यहाँ पर यह डिसीजन दिया कि यहाँ पर पिटीशन का कोई भी दोष नहीं है, टैक्स पेयर की कोई भी गलती नहीं है। उसने गलती से यहाँ पर कुछ इनवॉइसेस रॉन्गली मेंशन कर ली थी, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट को ये वाला इंटेंशन दिया कि जीएसटी पोर्टल पर उसको ऐसी फैसिलिटी दी जाए जिससे वो अपना रिटर्न रिवाइज कर सके। तो जब हमारे किसी क्लाइंट का जीएसटीआर 3B कोई रिटर्न गलत चला जाए और डिपार्टमेंटल अथॉरिटी उसे रिवाइज करने का ऑप्शन नहीं दे रही है, तो हम ये वाला
जो डिसीजन है उसको हम एज अ लैंडमार्क जजमेंट दीपक प्रिंट्स के केस में गुजरात हाईकोर्ट का डिसीजन ले सकते हैं और इसे रेफरेंस के लिए काम में ले सकते हैं। और इसका कंक्लूजन ये हुआ, बेस्ड ऑन द डिसीजन गिवन बाय द ऑनरेबल हाईकोर्ट, रिवीजन कैन बी पॉसिबल इन जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 1। ये वाला डिसीजन गुजरात हाईकोर्ट ने दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे लिए बहुत ज्यादा फेवर में आने वाला ये वाला एक डिसीजन। देन मद्रास हाईकोर्ट का एक डिसीजन, सिंगल मेंबर बेंच ने मैसर सन डाइकेम के केस में क्या हुआ था, उसने अपना जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया। फाइनेंशियल ईयर 17-18 के जीएसटीआर 1 के अंदर उससे कुछ मिस्टेक्स हो गई और अगस्त 2019 के अंदर जाके उसको ये पता चला कि यहाँ पर मेरे इस रिटर्न के अंदर कुछ गलतियां हो गई है, जबकि उस जीएसटीआर 1 में अमेंडमेंट्स करने के, रेक्टिफिकेशन करने का जो टाइमलाइन था वो मार्च 2019 था। तो असेसिंग ऑफिसर ने उसको ये वाली अथॉरिटी नहीं दी। असेसिंग ऑफिसर ने उसको ये वाली अथॉरिटी यहाँ पर नहीं दी कि आप यहाँ पर अपने रिटर्न में कोई भी अमेंडमेंट कर सको। तो उस बंदे ने मद्रास हाईकोर्ट के अंदर रिट पिटीशन फाइल की और मद्रास हाईकोर्ट ने ये वाला डिसीजन दिया कि अभी जीएसटीएन पोर्टल पर ऐसी कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आपने जो रूल्स बनाए हैं वो वैसे भी जो जीएसटी की लॉ थी उसके अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि जीएसटी लॉ बोलता है आपको जीएसटीआर 1 फाइल करना है, उसकी इनपुट जीएसटीआर 2 में शो होगी, उसके बाद आपका टैक्स का पेमेंट जीएसटीआर 3 में करना है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब आप जीएसटीएन पोर्टल के सिस्टम को ऑटोमेट कर ही नहीं पाए तो असेसी की इसमें क्या गलती है। इसलिए यहाँ पर मद्रास हाईकोर्ट ने ये वाला डिसीजन दिया कि आपको चाहे एनुअल रिटर्न फाइल करने की टाइमलाइन चली गई हो, एक्सपायर हो गई हो, अभी भी आपको उसको जीएसटीआर 1 के अंदर नेसेसरी अमेंडमेंट करने की फैसिलिटी देनी पड़ेगी। इसलिए ये वाला रूल, ये वाला जो जजमेंट है वो हम हमारे क्लाइंट के केस में बहुत अच्छे तरीके से काम में ले सकते हैं, जहां पर सीधा साधा जजमेंट हमारे पास में आया हुआ है कि एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट के बाद में भी जीएसटीआर 1 में अमेंडमेंट्स पॉसिबल है। मद्रास हाईकोर्ट का डिसीजन मैसर सन डाइकेम के केस में। ये कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज जो हमने डिस्कस की, टोटल 13 केस स्टडीज और प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड जो हमारे प्रैक्टिकल केस में बहुत ज्यादा करंटली काम आ रहे हैं, जो करंट इश्यूज हैं उनसे रिलेटेड केस स्टडीज पे हमने बात कर ली। अब सर हम लोग बात करते हैं अपील से रिलेटेड प्रोविजंस पर, ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। अगर कोई मैटर हमारा जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर है, जो डिपार्टमेंटल अथॉरिटी है, कोई ऐसा मैटर है जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर, डिपार्टमेंटल अथॉरिटी उसके ऊपर डिस्कशन करने को तैयार नहीं है या फिर उसने उसके फेवर में डिसीजन नहीं दिया है, तो उस केस में हम अपील के अंदर जा सकते हैं। सबसे पहले हम जिसको अपील करेंगे वो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। उसके बाद में हम लोग अपीलेंट अथॉरिटी के पास में जाएंगे। अपीलेंट अथॉरिटी से अगर हम लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो उस केस में हम लोग अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पास में जा सकते हैं और अपीलेंट ट्रिब्यूनल के बाद में हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। ये कुछ अथॉरिटीज हैं जो हमारे पास में अवेलेबल है, जिनके पास हम लोग जा सकते हैं अगर किसी अथॉरिटी ने गलत डिसीजन दिया है। तो अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कोई डिसीजन दिया, उससे हम लोग सेटिस्फाई नहीं है, तो सबसे पहले अपीलेंट अथॉरिटी के पास में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स, जैसे आपका टैक्स जो भी बन रहा है उसका एक परसेंटेज पे करके अपन अपीलेंट अथॉरिटी के पास में अप्लाई कर सकते हैं। और अपीलेंट अथॉरिटी के डिसीजन से अगर हम लोग सेटिस्फाई नहीं है तो उस केस में ट्रिब्यूनल के पास में भी, पर यहाँ पर सर्टेन परसेंटेज टैक्स का हमें पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम अपील में जा सकते हैं। अब सर अपील ऑनलाइन कैसे फाइल होगी, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो अपील अगर आपको ऑनलाइन फाइल करनी है, जीएसटीएन पोर्टल ऑनलाइन ही आपकी अपील फाइल होगी। अपील फाइल के अंदर जैसे ही आप यूजर सर्विसेज में जाएंगे, माय एप्लीकेशंस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में एक अपील का ऑप्शन आएगा। अपील में आपको न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा किस ऑर्डर के अगेंस्ट में आपको अपील में जाना है। कोई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने आपको ऑर्डर दिया होगा ना, चाहे वो एनफोर्समेंट का ऑर्डर हो या फिर वो कोई आईटीसी मिसमैच से रिलेटेड हो, कोई डिमांड से रिलेटेड ऑर्डर हो, कोई रिकवरी से रिलेटेड ऑर्डर हो, 73, 74 का ऑर्डर हो, उस ऑर्डर के रेफरेंस नंबर आपको आगे पुट करने हैं। देन आफ्टर फर्दर प्रोसीडिंग यहाँ पे होने वाली है। इस पूरे प्रोसेस के थ्रू आप अपीलेंट अथॉरिटी, अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पास में अपील फाइल कर सकते हैं और वहां के डिसीजन से आप सेटिस्फाई नहीं होते तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक अपील करने की पावर हमारे हाथ में होती है। ये एक प्रैक्टिकल व्यू कि कैसे हम लोग अपील फाइल कर सकते हैं, सिर्फ बेसिक हमने डिस्कस किया। इसका अगर डिटेल्स आपको डिस्कस करनी है तो वही टेक्स्ट गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे 15 लेक्चर्स। उसके अंदर अपील वाले पॉइंट पे हमने पूरे 1 आवर का सेशन लिया हुआ है, वहां से आप डिस्कस कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल वे में अगर आपको इश्यू आ रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे आज के सेशन में हम लोगों ने पूरी प्रैक्टिकल रिलेटेड बात की, प्रैक्टिकल केस स्टडीज पे डिस्कस किया, किस तरह से डिपार्टमेंटल नोटिस के रिप्लाई हमें फ्रेम करने हैं, कौन कौन से फैक्ट्स को हमें कंसीडर करना है किसी भी रिप्लाई को फ्रेम करते समय, और
रिप्लाई के साथ में हमें कौन कौन से अटैचमेंट लगाने हैं, कैसे हम लोग सेक्शन का पार्ट अटैच करेंगे, और कुछ नोटिस पर भी हमने डिस्कस किया, और उन नोटिस के रिप्लाई में कौन कौन से फैक्ट्स कंसीडर किए गए थे वो बातें भी हमने आज डिस्कस की। उसके बाद में हम लोगों ने ऑडिट रिलेटेड मैटर पर डिस्कस किया कि डिपार्टमेंटल ऑडिट जब आती है तो कौन कौन से एनेक्स्चर्स वो हमसे डिमांड करने वाले हैं, उन एनेक्स्चर्स के रिप्लाईज में हमें कौन कौन से पॉइंट को कंसीडर करते हुए रिप्लाई फ्रेम करना है। इसी के साथ में जो अपील रिलेटेड प्रोविजंस है, किस तरह से बेसिकली ब्रिफ में हम लोग अपील फाइल कर सकते हैं, प्रैक्टिकली जीएसटीएन पोर्टल के थ्रू अपील फाइल कर सकते हैं, वो भी आज के सेशन में हमने डिस्कस किया। आज के सेशन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर टेक्स्ट गुरु के मेल आईडी पर अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। एक सुटेबल टाइम में हम उसका रिप्लाई फ्रेम कर देंगे। और वापस मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, अगर आपको इस पूरे वीडियो सेशन की, कल के और आज के वीडियो सेशन की रिकॉर्डिंग आपको चाहिए तो आपको अपनी मेल आईडी और ऑर्डर आईडी टेक्स्ट ग्रुप की ऑफिशियल मेल आईडी पे ड्रॉप करनी है, ताकि कल इवनिंग तक आपके पास में इस पूरे सेशन की रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाए। रिकॉर्डिंग एक लिमिटेड टाइम के लिए आपके पास में रहेगी ताकि आप उसे देख सकें। अगर कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से आप टाइम पे ज्वाइन नहीं कर पाए, लेट ज्वाइन किया, तो आपकी सहूलियत के लिए ये वाली फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है। इसी के साथ एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाएगा टेक्स्ट ग्रुप, उसकी डेट्स आपको मेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दी जाएगी, तो वो टेस्ट आपको जरूर जरूर देना है। और उस टेस्ट के अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है जो जिसका रिप्लाई आपके पास नहीं है, जिसका आंसर आपके पास में नहीं है, तो आप वहां पर भले ही उसे छोड़ दें, हम लोग उसे पर्सनली डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा पर्पस यहाँ पर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। एक बार हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो चाहे कैसा भी लिटिगेशन हो हम उसे जीत जाएंगे। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट्स।